अब देखो मैं पैरेलल को बढ़ाता हूं, तो अगर मैंने ऐसे दो टॉल लगा दिए पैरेलल के अंदर, इसको बोलते हैं पैरेलल, इधर से भी जा सकते हैं, इधर से भी गाड़ियां जा सकती हैं, ठीक है। तो इस केस में आपको क्या मिलेगा, जैसे और गाड़ियां कर दी करवाएगा। तो सीरीज का मतलब समझते हैं क्या है। सीरीज का मतलब क्या है कि जो पानी आ रहा है ना, वो पहले व्हील पे भी टकराएगा और अपनी कुछ एनर्जी लूज कर देगा, और फिर वो लोअर व्हील पे टकराएगा और कुछ एनर्जी यहां लूज करेगा। करूंगा इन दोनों को, तो पैरेलल करते ही आप ऑब्जर्व करोगे कि ये व्हील भी घूम रहा है, ये व्हील भी घूम रहा है। अब जो चीज डिस्ट्रीब्यूट हो रही है वो क्या चीज डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, पानी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। कुछ पानी इसके ऊपर से गिर रहा है, कुछ पानी इस पे से गिर रहा है। जीरो आनी चाहिए, तो मेरे को देख के लग रहा है कि 20 आनी चाहिए। अब 20 क्यों आई, क्योंकि भाई बस कर देता हूं, तो इसके अंदर से देखो करंट जा रहा होगा, करंट की डायरेक्शन दिखाई दे रही है। दूसरी अच्छी बात क्या है कि जब भी आप पैरेलल कनेक्शन करते हो तो हर एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू या हर एक रेजिस्टेंस के थ्रू अलग अलग करंट जा सकता है। तो ये बेनिफिट है ना पैरेलल होने का। जो करंट नाम है ना, ये बहुत ही जेनरिक है। आपको लगता है करंट का मतलब घर में जो लाइट आ रही है ना, दैट इज करंट, लेकिन ये इतना जेनरिक है। आपने नाम सुना होगा वाटर करंट, तो इसमें क्या चीज फ्लो कर रही होगी, वाटर। एयर करंट नाम सुना है, तो एयर करंट आपने देखा होगा सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण प्रेशर डिफरेंस, और एयर क्या करने लग जाती है, एक जगह से दूसरी तरफ क्या करने लग जाती है, फ्लो करने लग जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एयर करंट। ऐसे ही जब चार्ज मूव करेंगे तो चार्ज के करंट को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू ए कंडक्टर। अब एक बार हम ये करते हैं, इसको क्वांटिफाई करने की कोशिश करते हैं इस इलेक्ट्रिक करंट को। तो जो क्वांटिफाई करने का तरीका ना वो ऐसा है, इफ अ चार्ज q फ्लोज थ्रू ए गिवन क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इन टाइम t, then the quantitative magnitude of electric current is given by I is equal to q by t। यहां पे q क्या चीज है, चार्ज क्रॉसिंग गिवन एरिया, ऐसे ही t क्या चीज है, टाइम इंटरवल इन विच q चार्ज क्रॉस्ड। तो अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो चार्ज की जो यूनिट होती है वो तो होती है कूलाम, और टाइम की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, सेकंड्स, एसआई यूनिट। तो आई किसके बराबर आ गया, ऊपर तो आ गया आपके पास कूलाम, और नीचे क्या आ गया आपके पास, सेकंड। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं। तो एसआई यूनिट ऑफ करंट क्या चीज है, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, एम्पियर है। मेरे को लगता है यहां तक तो बात समझ में आई गई होगी। अब हमने देखना है कि ये वैल्यू हम मेजर कैसे करेंगे, और इसके ऊपर थोड़े से क्वेश्चन करेंगे ताकि इस इक्वेशन की हमें क्या आ जाए, फील आ जाए। अब हमने ये तो देख लिया कि आई किसके बराबर है, Q बाई टी के बराबर है, और Q क्या चीज है, चार्ज है। तो आपको पता होगा डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट का डिफरेंट डिफरेंट मास होता है, किसी का 2 kg, किसी का 3 kg, किसी का 10 kg, किसी का 50 kg। जैसे मेरा मास है 90 kg, ऐसे ही मास हर ऑब्जेक्ट का अलग अलग हो सकता है। तो ऐसे ही हर ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज भी अलग अलग हो सकता है। तो ऐसे ही मेरे को कुछ चीजों के ऊपर चार्ज पता है, जैसे चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो नाम सुना ही होगा आपने। ऐसे ही एक होता है प्रोटॉन। जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है ना, उसका मैग्नीट्यूड होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ऐसे ही प्रोटॉन के ऊपर भी जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। लेकिन दोनों का नेचर अलग अलग होता है। एक को हम ए बोल सकते हैं तो दूसरे को हम क्या बोल सकते हैं, बी भी बोल सकते हैं। लेकिन इनकी पहले से ही नेमिंग सेरेमनी हो चुकी है। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है उसको हम बोलते हैं नेगेटिव, और जो प्रोटॉन के ऊपर चार्ज है उसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव। ये नेमिंग ही है। माइनस का मतलब कुछ कम नहीं है और प्लस का मतलब कुछ ज्यादा नहीं है। जैसे ए और बी होते तो भी इन दोनों चार्जेस का आपस में जो इंटरेक्शन है वो चेंज नहीं होता। जैसे मेरा नाम संदीप ना होके मेरा नाम मान लो कमल होता तो मैं थोड़ी चेंज हो जाता, नाम ही तो चेंज होता है ना। तो बिल्कुल ऐसे इसकी नेमिंग है। तो यहां से ऑब्जर्व करके मेरे को ये बताओ,
अगर किसी चीज के ऊपर 10 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन है, तो आप बताओ कि उसके ऊपर कितना चार्ज होता, मैग्नीट्यूड बताओ सिर्फ, तो कितना आ जाता सीधा? 16 इंटू 10⁻19 कूलम हो जाता। और अगर मान लो 5 इलेक्ट्रॉन होते तो कितना चार्ज हो जाता? 5 इलेक्ट्रॉन होते किसी को, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना आ जाता? 8 इंटू 10⁻19 कूलम। देख के ही पता चल रहा है, जब आपके नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे? आधे हो जाएंगे, ठीक है, तो आपका चार्ज भी आधा हो रहा है। यहाँ पे 8 है तो यहाँ 16 है, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन थे तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है। तो बिल्कुल ऐसे ही मेरे को सोच के बताओ कि अगर आपको 1 कूलम चार्ज चाहिए तो उसके अंदर आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कॉन्स्टिट्यूट 1 कूलम ऑफ चार्ज। इसको देखो और सोचो और कैलकुलेट करोगे इसका आंसर क्या आएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? यूनिटरी मेथड लगाएंगे। क्या लगाएंगे बेटा? यूनिटरी मेथड। आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो कितना है? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम है। तो मैं ये कह सकता हूं, अगर मान लो n इलेक्ट्रॉन्स होते और हर एक का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, और ये सारे के सारे कंबाइन करके क्या दे देते मेरे को? 1 कूलम दे देते, तो n की वैल्यू क्या आ जाती? 1 कूलम से तो कूलम गायब कर जाता, तो n क्या आता? नंबर ही आता 1.6 इंटू 10⁻19, और ये वैल्यू जब आप सॉल्व करते हैं ये आती 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो इट मींस अगर आपको 1 कूलम चार्ज का गुच्छा बनाना है, हाँ या ना, आपको क्लब करना है, तो आपको कितने इलेक्ट्रॉन इकट्ठे करने पड़ेंगे? 6.25। इसके आगे आप कितने जीरो लगा दो? 18 जीरो लगा दो। बात समझ में आई है नहीं? इतने सारे इलेक्ट्रॉन चाहिए। या फिर 625 के आगे आप कितने जीरो लगा दो? 16 जीरो लगा दो, दैट इज 16 जीरो। हाँ या ना? अब आप सोच लो कितने सारे इलेक्ट्रॉन चाहिए 1 कूलम चार्ज बनाने के लिए। तो आगे अब इसको और समझते हैं। तो अभी हमने क्या देखा कि कितने सारे इलेक्ट्रॉन मिलके 1 कूलम ऑफ चार्ज बनाते हैं। मान लो यहाँ पे आपके पास एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है और एक क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पे है। इसके थ्रू आपके पास इधर से चार्ज गई इस डायरेक्शन में और इसमें भी गई, इधर से चार्ज गई इस डायरेक्शन में। इसके अंदर जाते हैं आपके पास 5 कूलम चार्ज जाते हैं। कितने टाइम में? 1 सेकंड के अंदर। टाइम कितना है? 1 सेकंड। चार्ज कितना है? 5 कूलम। इसके अंदर भी क्या होता है, आपके पास चार्ज आता है 5 कूलम और टाइम कितना है? 1 सेकंड। पर इसका एरिया कम है और इसका एरिया ज्यादा है। दिस इज द फर्स्ट केस एंड दिस इज द सेकंड केस। क्या लगता है किसके थ्रू ज्यादा करंट है? दोनों के थ्रू सेम ही करंट जा रहा है, क्योंकि आपका जो करंट का फॉर्मूला है ना बेटा, दैट इज Q/T है। यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का कोई लेना देना ही नहीं है। जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का लेना ही देना ही नहीं है तो एरिया से डिपेंड ही नहीं करता। इस एरिया के थ्रू भी 5 कूलम जा रहा है 1 सेकंड में, तो यहाँ के थ्रू कितना करंट जा रहा है? 1 एम्पियर जा रहा है। दैट इज आपको पता है 5 कूलम डिवाइडेड बाय 1 सेकंड, दैट विल बी इक्वल टू 5 एम्पियर। ऐसे ही इसके थ्रू भी कितना जा रहा है? 5 एम्पियर ही जा रहा है। तो यहां से एक चीज याद रखना हमेशा, कई लोग इसको देख के ना कंफ्यूज हो जाते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को। वो क्या सोचने लग जाते हैं, ज्यादा एरिया इट मीन ज्यादा करंट जा रहा होगा, छोटा एरिया मतलब कम करंट जा रहा होगा। पर एरिया का तो कुछ यहाँ पे लेना देना ही नहीं है इस फॉर्मूले के अंदर। ऐसे ही आपने एक क्रॉस सेक्शन लिया और इसके थ्रू मान लो आपके पास जो चार्ज जा रहा है ना, वो 10 सेकंड में गया 20 कूलम, 10 सेकंड में। तो अब बताओ इसके थ्रू कितना करंट जा रहा होगा? 2 एम्पियर। मेरे को लगता है बहुत ही सिंपल है, इलेक्ट्रिक करंट समझ में आ गया। अब ये बताओ व्हाट इज 1 एम्पियर? 1 एम्पियर क्या चीज होगी जो इसकी ऐसा यूनिट थी? 1 एम्पियर I इज इक्वल टू Q/T।
तो जो चार्ज फ्लो हो रहा है वो कितना हो जाए, 1 कूलम हो जाए, और टाइम भी कितना लगे, 1 सेकेंड लगे। तो आपके पास डेफिनेशन आ जाएगी किसकी, 1 एम्पियर की। तो 1 एम्पियर क्या है, इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज क्रॉसेज ए गिवन क्रॉस सेक्शन इन 1 सेकेंड देन दैट करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। तो मेरे को लगता है सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते और कुछ क्वेश्चन करते हैं। अब हम देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये भी एक बड़ी कॉमन सी टर्म है, लेकिन इसको हम एक रियल लाइफ एनालॉजी के साथ देखते हैं। एक कमरे के अंदर है ना, खूब सारे चूहे दौड़ रहे हैं, और कोई इधर दौड़ रहा है, कोई उधर दौड़ रहा है, दैट इज वो रैंडम मोशन कर रहे हैं, ठीक है। अब उनमें से कोई भी बाहर नहीं आना चाहता, रीजन बीइंग उसके अंदर कुछ है ना गेहूं पड़े हुए हैं। तो अब उनको मान लो आपको बाहर निकालना है, तो आप क्या करोगे, जहां पे भी एग्जिट है ना उसके बाहर थोड़ी दूर आप क्या रख दो, पीनट बटर रख दो। तो वो जो पीनट बटर है, जो अभी उनका डिसऑर्डर्ड मोशन था, रैंडम मोशन था, वो ऑर्डर्ड मोशन में कन्वर्ट कर देगा। कुछ बाहर आएंगे, कुछ उनको देख देख के बाहर आ जाएंगे, जैसे खुशबू जाएगी पीनट बटर की। तो यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स क्या है उनके ऑर्डर्ड मोशन के लिए, पीनट बटर। बिल्कुल ऐसे ही जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ना, उसके लिए जो ड्राइविंग फोर्स होता है ना, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। आप ऐसे सोचो, आपके पास है ना एक ट्यूब है और उसमें पानी डाल रखा है, और दोनों एंड ओपन है। तो एक हाथ में आपके पास फोन है और एक हाथ में आपकी क्या है, स्टाइलस है, और यहाँ पे एक ट्यूब कनेक्टेड है जिसके अंदर पानी डाल रखा है। अगर मैं इसको यूं कर दूं तो क्या लगता है, पानी किधर से किधर जाएगा, फोन से स्टाइलस की तरफ या फिर स्टाइलस से फोन की तरफ। क्लियरली जो पानी किधर से किधर जाएगा, फोन से स्टाइलस की तरफ, क्योंकि इसलिए क्या है, हायर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पे है, और स्टाइलस क्या है, लोअर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पे। इट मींस हमेशा पानी किधर से किधर जाएगा, हमेशा हायर ग्रेविटेशन पोटेंशियल से लेके लोअर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की तरफ जाएगा, अगर ये अपने आप जाता है तो। ऐसे ही इलेक्ट्रिक चार्ज भी एक कंडक्टर के अंदर किधर से किधर फ्लो करेंगे, हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से लेके लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेंगे। तो आई होप थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा। तो इसको हम डिफाइन करते हैं, लेकिन एक बार और थोड़ा सा और समझते हैं। अब यहां पे है ना, मैं आपको बहुत ही प्यारी एनालॉजी दूंगा किस किस के बीच में, वाटर जो फ्लो हो रहा है उसके बीच में, और जो चार्ज फ्लो हो रहा है उसके बीच में, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट एंड वाटर करंट। तो एक चीज सोचो, यहां पे नीचे आपके पास पॉन्ड है, इस पॉन्ड के अंदर क्या है, पानी है। आप इस पानी को क्या कर रहे हो, पंप करके इसको ऊपर भेज रहे हो। दैट इज आप पानी को लोअर पोटेंशियल एनर्जी से कहां पे पहुंचा रहे हो, हायर पोटेंशियल एनर्जी। दैट इज आप इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा रहे हो। तो मैं बोलता हूं, अगर मान लो यहां पे आप एच हाइट ऊपर आ गए, कितने ऊपर आ गए, एच हाइट ऊपर आ गए, तो इस जगह पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, एम जी एच होती है। यहां पे ये जो जी इंटू एच है ना, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। क्या बोलते हैं इसको, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ऐसी बात हो, अगर यहां से मैं 2h हाइट पे चला जाता तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना हो जाता है, जी इंटू 2 इंटू एच। और 3h हाइट पे चला जाता तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या हो जाता, जी इंटू 3 इंटू एच। तो ऐसे बताओ, यहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा, 0, क्योंकि यहां पे जी तो सेम ही है, लेकिन एच की वैल्यू क्या है, यहां पे 0 है। इसी तरीके से अगर मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को किससे मल्टीप्लाई कर देता हूं, मास से, तो मेरे को क्या चीज मिल जाती है, पोटेंशियल एनर्जी मिल जाती है। क्या मिलती है, पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर मैं करता हूं m इंटू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो ये मेरे को क्या मिलेगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे ही बताओ, मैं चार्ज को मल्टीप्लाई कर दूं किससे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से, तो मेरे को ये चीज क्या मिल जानी चाहिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या ये बात समझ में आ गई अच्छे से, भाई मास को अगर आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या मिल गई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे अगर आपने चार्ज को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको क्या मिल गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां तक तो मेरे को लगता है आपको समझ में आ ही गया होगा। अब एक चीज ऑब्जर्व करो आप, अगर मैं इसका पोटेंशियल हाई करूं तो क्या होगा, अगर मैं बोलता हूं ये पोटेंशियल बढ़ाऊं तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस बढ़ जाएगा, ग्राउंड और जहां से पानी बाहर निकल रहा है। तो ये देखो, और ऊपर टैंक चला गया, और ऊपर, और ऊपर, हाँ या ना। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का मतलब समझ में आ गया आपके पास क्या है, जी इंटू एच को बढ़ा रहे हो। अब एक चीज सोचो, आपको इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, ये एनर्जी आ कहां से रही है, भैया मैंने खाना खाया था, मैं पंप चला रहा हूं, यहां से एनर्जी आ रही है।
तो मैंने अपनी जो केमिकल एनर्जी है वो किस में ट्रांसफर कर दी है, इस पानी की पोटेंशियल एनर्जी में ट्रांसफर कर दिया। और फिर यहां से जो पानी बाहर आ रहा है, तो अब ये हायर पोटेंशियल एनर्जी से लोअर पोटेंशियल एनर्जी की तरफ अपने आप आएगा, और ये जब आएगा तो यहाँ पे इस व्हील के ऊपर गिरेगा। इस व्हील पे गिरने से क्या होगा, इसकी एनर्जी क्या करेगी, इस व्हील को घुमाएगी, और जैसे ये व्हील घूमेगी, ये जो मशीन है वुड कटिंग मशीन, ये चालू हो जाएगी, ये घूमने लग जाएगी, और यहां से आप लकड़ियां काट सकते हो आराम से, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो यहां पे क्या कर रहे हो आप, एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हो किसके अंदर, आपने अपनी एनर्जी ट्रांसफर की है किसके अंदर, व्हील के घुमाने की मैकेनिकल एनर्जी के अंदर। लेकिन किस चीज के थ्रू किया है, पानी के थ्रू। क्या चीज फ्लो कर रही है, पानी फ्लो कर रहा है। ऐसे ही मैं यहां पे एक बैटरी देखता हूं, तो ये बैटरी बिल्कुल ऐसे काम करती है जैसे यहां पे संदीप मेला लगा हुआ है। यहां पे मैंने खाना खाया था, वो केमिकल एनर्जी थी, यहां पे बैटरी के अंदर एक केमिकल रिएक्शन चलती है, वो एनर्जी देती है। तो जो बैटरी क्या करती है, क्या बैटरी चार्ज बनाती है ना, संदीप मेला पानी बना रहा है ना, संदीप मेला क्या कर रहा है, पानी को क्या कर रहा है, सिर्फ एनर्जी दे रहा है, और उसको लोअर एनर्जी से कहां पहुंचा रहा है, हायर एनर्जी पे। ऐसे ही बैटरी भी क्या काम करती है, चार्ज को क्या करती है, अपने थ्रू फ्लो करवाने के लिए क्या करती है, उसकी एनर्जी बढ़ाती है। तो यहां से लोअर एनर्जी होगी चार्जेस की, कहां पे लेकर आ गए, हायर एनर्जी पे लेकर आ गए। फिर हायर एनर्जी से ये अपने आप क्या करेगा, व्हील पे टकराएगा। यहां पे क्या होगा, ये रेजिस्टेंस के टकराएगा, या लोड बोलेंगे, जहां पे एनर्जी डिसिपेट होगी। तो जहां पे मैंने शुरुआत की थी, तो कभी तो ये चीज एनर्जी डिसिपेट होगी, क्या करेगी, फैन को घुमाएगी, कभी क्या करेगी, बल्ब को ग्लो करवाएगी, और कभी क्या करेगी, हीटर से एनर्जी रेडिएट कराएगी, और कई बार तो आपके फोन को भी क्या कर देगी, चार्ज कर देगी। दैट इज एनर्जी यहाँ पे केमिकल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गई। तो अब एक चीज समझ लो, पानी को आप समझोगे किसकी तरह, चार्ज की तरह। बैटरी को कैसे समझोगे, संदीप मेहला की तरह, या पंप की तरह जो पानी को ऊपर लेके जा रहा है। और यहाँ पे जो व्हील है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस या फिर लोड, जहां पे एनर्जी क्या हो रही है, खर्च हो रही है, या फिर हम यूज कर रहे हैं। तो आई होप ये पूरा का पूरा आपको मैकेनिज्म समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे समझ में आ गया। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस मैंने प्रोवाइड किया है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कौन प्रोवाइड कर रहा है, बैटरी प्रोवाइड कर रही है। इस एनालॉजी के साथ अब हम वापस देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो अभी मैंने क्या किया था, हैंडपंप चला के पानी को लोअर पोटेंशियल एनर्जी पे कहां पहुंचाया था, हायर पोटेंशियल एनर्जी पे पहुंचाया था। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर आया था, मास इनटू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। यहां पे मास को मैंने m से रिप्रेजेंट किया था, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को क्या हुआ था, g इंटू एस से रिप्रेजेंट किया था। बिल्कुल ऐसे ही मेरे पास क्या आएगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वो क्या आएगा, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब यहां पे चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, Q से, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, V से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, V से। तो ये चीज तो समझ में आ गई होगी। अब मान लो आपके पास दो पॉइंट है, ये है A पॉइंट और ये है B पॉइंट। इस जगह का पोटेंशियल है VA और इस जगह का पोटेंशियल है बेटा VB। ये भी साथ में गिवन है कि पोटेंशियल ऑफ A इज ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ B। तो यहां पे अगर मैं मान लो Q चार्ज रखता हूं और Q चार्ज यहां रखता हूं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी A पे कितनी होगी, Q इंटू VA। और ऐसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी B पे कितनी होगी, Q इंटू VB। अब आप मेरे को ये बताओ देख के कि कहां की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, A की पोटेंशियल एनर्जी होगी या B की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। तो देखो इस केस में बताना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि आपको यह बताया ही नहीं मैंने कि Q चार्ज कैसा है। अगर मान लो VA पोटेंशियल आपके पास है 2 यूनिट और VB पोटेंशियल है 1 यूनिट, और आपके पास जो चार्ज है वो आ गया 3 कूलम, और यहां पे भी चार्ज कितना आ गया 3 कूलम। तो अब बताओ देख के कि पोटेंशियल एनर्जी यहां पे कितनी आएगी, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, 6 जूल आएगी, और यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, 3 जूल आएगी।
तो देख के साफ पता चल रहा है यहाँ पे ए की पोटेंशियल एनर्जी क्या ज्यादा है और बी की पोटेंशियल एनर्जी क्या है, कम है। लेकिन इसी जगह मैं कुछ थोड़ा सा चेंज कर देता और मैं ये चार्ज कर देता, मान लो क्यू कर देता -3 कूलम और यहाँ पे भी क्यू क्या हो जाता, -3 कूलम। तो अब बताओ यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाती, -3 × 2 दैट इज -6 जूल, और यहाँ पे कितनी आ जाती पोटेंशियल एनर्जी, -3 जूल। तो इन दोनों को देख के बताओ कि कौन सी वैल्यू बड़ी है। ऑब्वियस सी बात है -3 बड़ी है, तो इस केस में जस्ट रिवर्स हो जाता। तो ये बात याद रखना, जो हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल तो समझ में आ गया, पोटेंशियल एनर्जी को कंफ्यूज मत करना। हायर पोटेंशियल पे हायर पोटेंशियल एनर्जी तभी होगी जब आपके पास कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, वरना हायर पोटेंशियल पे आपको क्या मिलेगा, कम एनर्जी मिलेगी अगर चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो इसी को देख के हम कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल करते हैं। अब आना, आप ऐसे सोचो, आपके पास 2 पॉइंट है, ये तो है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी। आपको क्यू चार्ज इधर से इधर ट्रांसफर करने में वर्क करना पड़ रहा है W। तो यहां की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी एट ए, और यहां की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बी। तो एक चीज सोचो, जब आप हैंडपंप चला रहे थे तो आपने मान लो 100 जूल वर्क किया, तो जो पानी की पोटेंशियल एनर्जी कितनी बढ़ा देगी, 100 जूल। तो आप जितना वर्क करोगे पानी की उतनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाओगे। इसके अंदर भी आप जो वर्क कर रहे होगे उतनी इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा रहे होंगे। तो इस जगह का मैं पोटेंशियल मान लेता हूं VA और इस जगह का पोटेंशियल मान लेता हूं VB, और क्यू चार्ज इधर से इधर ट्रांसफर कर दिया। तो आपको यह चीज पता है कि वर्क डन बाय संदीप मेहला विल बी इक्वल टू इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज की वो, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी इंक्रीज कर दी, पोटेंशियल एनर्जी एट बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट ए। अब इसके साथ में आपको यह भी पता चल गया कि पोटेंशियल एनर्जी बी किसके बराबर है, चार्ज इनटू पोटेंशियल एट बी माइनस चार्ज इनटू पोटेंशियल एट ए, और ये किसके बराबर आ गया, वर्क। तो VB माइनस VA, क्यू कॉमन आ जाएगा, क्यू आ गया कॉमन, ये क्या बन गया, VB माइनस VA, और ये क्या आ गया, वर्क आ गया। तो बेटा VB माइनस VA ये क्या आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया किस किस के बीच में, A पॉइंट और B पॉइंट के बीच में, जो किसके बराबर आ रहा है, वर्क डन अपॉन चार्ज। अब एक चीज सोचो, ये जो वर्क डन है वो इन दोनों पॉइंट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर कब होगा, ऑब्वियस सी बात है जब Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 होगी। तो जब Q की वैल्यू 1 हो जाए, दैट इज यूनिट चार्ज हो जाए, ठीक है, तो A से लेके B तक ले जाने में आपने जो वर्क किया वही किसके बराबर है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है। तो यहां से डेफिनेशन देखो क्या लिखा है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज द वर्क डन to move a unit positive charge from one point to another, that is the amount of work done in moving a, q की वैल्यू 1 कर दी, unit positive charge from one point to another point is known as potential difference between those two points। मेरे को लगता है आपको ये डेफिनेशन अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, तो इसको आपने नोट डाउन भी करना है और ये सारा लिख भी लो। तो अब हम है ना एक कंसेंसस पे तो पहुंच ही गए हैं, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। इसका मतलब यही है, कोई भी 2 पॉइंट VB माइनस VA या VA माइनस VB इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो यहां से अगर देखा जाए तो आपके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस आया है, पोटेंशियल डिफरेंस उसकी यूनिट क्या होगी, ऊपर तो आएगा जूल और नीचे क्या आएगा, कूलम। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वोल्ट। तो जो SI यूनिट है पोटेंशियल की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, वो क्या है, वोल्ट है। दैट इज SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट इन नेम ऑफ एलेक्जेंडर वोल्टा। अब हाउ 1 volt is defined, now define 1 volt। ये 1 volt क्या चीज है, ठीक है, तो 1 volt का ऐसे डिफाइन किया जाएगा, इट इज द इफ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए 1 कूलम चार्ज फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B इज 1 जूल,
then the potential difference between these 2 points is said to be 1 volt. आई होप ये बात समझ में आ गई होगी. तो 1 वोल्ट की डेफिनेशन आप लिख लो. अब आगे क्वेश्चन देखते हैं. इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो और बताओ इसका आंसर क्या आएगा. तो इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, वर्क कितना दिया है, वो दिया आपको 30 जूल, और चार्ज कितना आपके पास 6 कूलम. तो पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है. तो अभी हमने थोड़ी सी देर पहले देखा था जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज. तो वर्क डन कितना आपके पास यहाँ पे 30 जूल अपॉन चार्ज कितना है 6 कूलम. तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 5 वोल्ट. क्या आ जाएगा 5 वोल्ट आ जाएगा. तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ये भी कुछ सिमिलर ही क्वेश्चन है, लेकिन आप देखकर बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा. इसके अंदर है ना आपसे वर्क पूछा है. तो आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज है. तो यहां पे आपको क्या दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस आपको दे रखा है बेटा 12 वोल्ट, और बाद में चार्ज कितना दे रखा है आपको 4 कूलम. तो देखिए पता चल जाएगा. तो वर्क किसके बराबर आ जाएगा, Q इंटू डेल्टा वी. Q कितना है 4 कूलम इंटू 12. तो 12 फॉर जा 48 जूल. ठीक है. तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा आपके पास 48 आ जाएगा. देखो आप ये फॉर्मूला लिखो. मैं तो जनरली पता कैसे याद रखता हूँ, मैं ऐसे याद रखता हूँ. मेरे को पता है जो आप वर्क करोगे वही किस में जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में. तो देखो जो आप वर्क करोगे वही किस में जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में. और जो पोटेंशियल एनर्जी वो क्या क्या चीज होती है, Q इंटू पोटेंशियल. बस मैं इस फॉर्मूले को याद रखता हूँ हमेशा, और बाकी अपने आप सेट हो जाता है. तो सब कैसे ना कैसे करके है ना उसको याद तो करना ही पड़ेगा. ये आपकी इच्छा कि आप कैसे याद करते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. तो अब इस क्वेश्चन को फिर से ध्यान से पढ़ो और बताओ इसका आंसर क्या आएगा. तो अब मेरे को देख के लगता है कि आपको क्या क्या चीज दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है जो कितना दे रखा है 20 वोल्ट. हमेशा देखो गिवन चीज क्या है, और वर्क कितना दिया बेटा आपको, वर्क दिया है 100 जूल, और आपसे पूछा क्या है कि चार्ज कितना मूव किया है. ठीक है. तो सिंपल ही है, आपको पता है कि वर्क या फिर इक्वल टू किसके बराबर है, पोटेंशियल एनर्जी, जो किसके बराबर होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस. तो आपके पास वर्क कितना है 100 जूल, और चार्ज कितना है वो तो पूछा ही है, अननोन है, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 20 वोल्ट है. तो यहां से देख के आपको चार्ज कितना मिल जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 20 दैट इज 5 कूलम. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 कूलम आ जाएगा. यहाँ पे आपको एक इमेज दिख रही होगी, इसके अंदर देखकर बताओ वोल्टेज क्या कर रहा है, धक्का लगा रहा है, दैट इज ड्राइविंग फोर्स दे रहा है किसको, चार्ज को. और यहाँ पे जो चार्ज पर यूनिट टाइम क्रॉस कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, करंट, दैट इज एम्पियर. और ओम्स आप क्या कर रहे हैं इसके अंदर, भाई ओम क्या कर रहा है, इसके मोशन को ऑब्स्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है. इट मींस एक बार बताओ ये करंट ज्यादा कब हो जाएगा, ये जब ज्यादा फोर्स लगाए. तो इस एनालॉजी से अगर हम देखें तो अगर मान लो आपके पास एक कंडक्टर है, तो कंडक्टर के अंदर चार्जेस होंगे, उन चार्जेस का कोई ना कोई रैंडम मोशन होगा. ठीक है. लेकिन अगर मेरे को इसका कुछ ऑर्डर्ड मोशन करवाना है तो मैं क्या करूंगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगा दूंगा, इस फेस और इस फेस के अक्रॉस. दैट इज इसको ए बोल दिया और इसको क्या बोल दिया, बी बोल दिया. तो मैं यहां लिख देता हूं पोटेंशियल एट ए और यहां पे लिख देता हूं पोटेंशियल एट बी. और इस क्रॉस सेक्शन के थ्रू जितना चार्ज जा रहा होगा पर यूनिट टाइम दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, करंट. अब हमें एक चीज पता है वी ए माइनस वी बी, ये डिफरेंस जितना ज्यादा होगा इसी को हम एक बार डेल्टा वी से रिप्रेजेंट कर देंगे. तो मैं कहता हूं जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस जितना ज्यादा होगा तो उतने ज्यादा ड्राइविंग फोर्स लग रहा होगा. तो इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को जितने चार्ज क्रॉस कर रहे होंगे पर यूनिट टाइम में वो भी बढ़ जाना चाहिए. तो डेल्टा वी शुड बी प्रोपोर्शनल टू आई, और डेल्टा वी अगर प्रोपोर्शनल टू आई है तो डेल्टा वी अपॉन आई क्या चीज होनी चाहिए, एक कांस्टेंट होनी चाहिए. एक कांस्टेंट चीज आएगी जिसको हम क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से. और इस आर को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं. क्या ये बात समझ में आ गई अच्छी तरह से. तो एक फॉर्मूला आप हमेशा याद रखना, दैट इज
डेल्टा वी इज इक्वल टू आई इंटू आर। क्या ये बात समझ में आ गई? कई लोग सोचते हैं कि दिस इज ओम्स लॉ, ये बिल्कुल गलत बात है। होगा क्या, डेल्टा वी इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है। ओम्स लॉ क्या है वो मैं थोड़ी सी देर बाद में बताता हूं, ठीक है? तो एक एग्जांपल देखो। अभी है ना, हमने ये तो समझ लिया कि डेल्टा वी किसके बराबर आ गया था, आई इंटू आर। और आर क्या चीज है, इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। ये आ गया रेजिस्टेंस। और इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, ओम होती है, जिसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहां तक तो समझ में आ गया। आर क्या चीज है, रेजिस्टेंस, और इसकी एसआई यूनिट, ये कौन सी यूनिट है बेटा, इसकी एसआई यूनिट है। तो ऐसे सोचो कि अगर मान लो आपके पास एक कंडक्टर है और इसके अक्रॉस आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस है, मान लो 10 वोल्ट। कितना है, 10 वोल्ट। और इसके थ्रू जो करंट जा रहा है वो जा रहा है मान लो 5 एम्पियर। तो अब मेरे को एक बात बताओ कि जब 5 एम्पियर जा रहे हो तो इसमें रेजिस्टेंस कितना होगा? तो आपको पता है रेजिस्टेंस किसके बराबर आ जाएगा, डेल्टा वी बाई आई। तो डेल्टा वी कितना है 10 और करंट कितना है 5, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 2 ओम आ जाएगा। तो यहां से देख के पता चल रहा कि 2 ओम है। लेकिन अगर मैं यहीं पे एक थोड़ी सी चीज चेंज कर दूं, इसी कंडक्टर के अक्रॉस मान लो मैंने पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया 20 वोल्ट, ठीक है? तो इसके थ्रू जो करंट जा रहा है ना वो जाने लग गया मान लो आपके पास 20 एम्पियर। तो अब यहां पे अगर आप देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, आर किसके बराबर आएगा, डेल्टा वी बाई आई, जो कि किसके बराबर आ जाएगा, 1 ओम के बराबर आ जाएगा, हाँ या ना? इट मीन्स यहां पे एक चीज देख के साफ पता चल रही है कि है ना, जो डेल्टा वी इज नॉट प्रोपोर्शनल टू आई, लेकिन डेल्टा वी इक्वल टू आई आर हमेशा होल्ड कर रहे हैं यहाँ पे। दैट इज यहां पे भी आपने क्या फॉर्मूला लगाया है, डेल्टा वी इक्वल टू आई आर, रेजिस्टेंस निकालने के लिए। यहां पे भी क्या लगाया है, डेल्टा वी इज इक्वल टू आई आर। लेकिन इन दोनों इक्वेशन को अगर आप देखोगे और यहाँ पे इन दोनों को कंपेयर करोगे तो यहाँ पे देख के आपको ऐसा लग रहा है क्या कि डेल्टा वी इज प्रोपोर्शनल टू आई? ये तो तभी होगा जब किसी चीज का रेजिस्टेंस क्या रहे, कांस्टेंट रहे। क्या रहे, कांस्टेंट। तो हम क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ क्या चीज है, ओम्स लॉ कहता है कि कोई भी कंडक्टर अगर आप उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हो, क्या रखते हो, टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हो, तो उसके थ्रू जो करंट जा रहा है ना, दैट शुड बी प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट। ये है ओम्स लॉ। तो कभी भी गलती से भी ये मत बोलना कि ओम्स लॉ इज इक्वल टू डेल्टा वी इक्वल टू आई आर, ये एक इक्वेशन है, ओम्स लॉ ये है। तो अगर मैं यहां बोलूं एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट पासिंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई अक्रॉस इट्स एंड। आई होप ओम्स लॉ समझ में आ गया होगा आपको, पक्का? अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अब एक चीज बताओ, आपके पास एक कंडक्टर है, इसके थ्रू जो करंट जा रहा है ना वो जा रहा है 2 एम्पियर, और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना वो है मान लो 5 वोल्ट। तो आप बताओ इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना आएगा आपके पास? ऑब्वियस सी बात है, आप क्या फॉर्मूला लगाओगे, डेल्टा वी इक्वल टू आई इंटू आर। यहाँ पे गलती से डेल्टा ही लिखा, डेल्टा वी। तो डेल्टा वी किसके बराबर आ जाएगा, 5 वोल्ट। आई कितना है, 2 एम्पियर। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज 2.5 ओम। क्या आ जाएगा, 2.5 ओम। ऐसे ही मैं एक चीज और, एक और क्वेश्चन देता हूं आपको। अगर मान लो आपके पास ये एक कंडक्टर है और इसका रेजिस्टेंस है मान लो 5 ओम, और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वो है मान लो 25 वोल्ट। तो मेरे को बताओ इसके थ्रू जो करंट जा रहा होगा वो कितना होगा? तो आप फिर से क्या फॉर्मूला लगाओगे, डेल्टा वी इज इक्वल टू आई आर ही लगाओगे। और डेल्टा वी कितना है, 25 वोल्ट। आई कितना है, कैलकुलेट करना है। और रेजिस्टेंस कितना है, 5 ओम है। तो आपके पास आई किसके बराबर आ जाएगा, 5 एम्पियर के बराबर आ जाएगा। तो एक चीज समझ जाओ, आपको हमेशा यही इक्वेशन यूज करनी है, डेल्टा वी इज इक्वल टू आई इंटू आर। अब मैं फिर से एक चीज पूछता हूं, क्या ये ओम्स लॉ है? बिल्कुल गलत बात है, ये ओम्स लॉ नहीं है।
ये एक इक्वेशन है जो क्या कहती है कि अगर किसी कंडक्टर के अक्रॉस अगर आपने डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है और उसके थ्रू आई करंट जा रहा है तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो आर है और वो इस इक्वेशन के साथ आपस में एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। ठीक है, तो अब हम कुछ इमर्सिव इन्वायरमेंट में देखेंगे इन सारी चीजों को। तो यहाँ पे एक कंडक्टर लगा रखा आपके लिए और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया और इसके थ्रू ये करंट जा रहा है। तो अभी इसका जो रेजिस्टेंस है वो 10 ओम है। तो आप एक चीज ऑब्जर्व करना कि जैसे जैसे आप इसके अक्रॉस क्या करते हो, पोटेंशियल बढ़ाते हो, वैसे वैसे आई बढ़ेगा। बात समझ में आई है नहीं है? अब ये कितना बढ़ेगा, प्रोपोर्शनल तो है, इसको 2 गुना करोगे तो ये भी 2 गुना होगा, इसको 3 टाइम करोगे तो ये भी 3 टाइम्स हो जाएगा। अब देखो 3 टाइम्स करके बोलता हूं, वोल्टेज अगर मान लो आपके पास है 5 वोल्ट, 5 वोल्ट और करंट है मान लो यहाँ पे 10 एम्पियर, तो यहां से देख के साफ ही पता चल गया कि आपके पास रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पे 0.5 ओम। ये तो पता चली गया देख के। अब एक चीज बताओ, अगर आप इसको 2 टाइम्स करोगे तो इसका 2 टाइम्स कितना आ जाएगा 10 वोल्ट और इसका 2 टाइम्स कर दोगे तो कितना आ जाएगा 20 एम्पियर। तो आप देखो क्या जितना ये बढ़ा उतना ये बढ़ा है ना, ये तो कितने से बढ़ा है 5 यूनिट से, ये कितने से बढ़ा है 10 यूनिट से। ऐसे ही अगर मैं इसको कर दूं 3 टाइम्स तो ये हो जाएगा 15 और ये कितना हो जाएगा 30 एम्पियर। अब बताओ ये कितने यूनिट से बढ़ा 10 यूनिट से, ये कितने से बढ़ा 20 यूनिट से। ऐसे ही अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना हो जाएगा 25, ये कितना हो जाएगा 50, ये कितने यूनिट से बढ़ा 20 यूनिट से, ये कितने यूनिट से बढ़ा 40 यूनिट से। इसलिए आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो V है ना वो इंक्रीज तो कर रहा है, जस्ट इसका 2 टाइम्स। भाई जो बड़ी चीज होगी वो ज्यादा तेज रेट से बढ़ेगी, हाँ है ना, अगर सेम ही फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे। तो ये लॉजिक तो मेरे को लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आप ये देखो जैसे जैसे मैं V को इंक्रीज करूंगा I वैसे वैसे इंक्रीज करेगा, और अगर मैं V को बहुत ज्यादा कर दूं हो आई होगा चारों तरफ। लेकिन अगर मैं रेजिस्टेंस को बढ़ा कर देता हूं तो आपके पास I की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, क्योंकि V किसके बराबर आएगा I इंटू आर के प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए। और अगर आपके R की वैल्यू ज्यादा होगी तो पक्की बात है I की वैल्यू कम हो गई होगी। अब थोड़ा ऐसे सोचो, ये वैल्यू 5 है और ये वैल्यू 1 है, तो अगर इसका 2 टाइम्स करोगे ये 10 होगा और ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आप देखो V आप इंक्रीज करोगे तो I भी इंक्रीज कर रहा होगा। क्या ये बात समझ में आ गई अच्छी तरह से? जैसे जैसे V इंक्रीज करोगे वैसे वैसे क्या होगा I इंक्रीज करेगा। तो इसको मैं बोलूंगा ये ओमिक कंडक्टर है। कैसा कंडक्टर है? ओमिक कंडक्टर है। अगर ऐसा नहीं होता, अगर मैं V को इंक्रीज करता, मान लो मैंने V को 2 टाइम्स किया और I सिर्फ मान लो 1.5 टाइम्स ही होता, तो मैं बोलता ये ओमिक कंडक्टर नहीं है, हाँ या ना। लेकिन ये इक्वेशन हमेशा होल्ड करेगी। क्या ये बात समझ में आ गई अच्छी तरह से? तो मेरे को लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब है ना, आगे हम फिर से एक और इमर्सिव इन्वायरमेंट में एक एग्जांपल और देखते हैं। ये एक सर्किट डायग्राम है, इसके अंदर मान लो यहाँ पे एक सेल है या एक बैटरी है, ठीक है। अभी बैटरी क्या पोटेंशियल डिफरेंस है 0 वोल्ट है, तो इसके थ्रू क्या करंट जा रहा है, इसके थ्रू 0 करंट जा रहा है। और ये जो कंडक्टर है, जो रेजिस्टेंस है, उसकी वैल्यू कितनी है 1 ओम है। तो आप क्या करो, इसको अगर मैं प्ले भी कर दूं तो भी देखो इसके थ्रू कोई करंट नहीं जा रहा, क्योंकि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। तो अब मैं क्या करता हूं, अगर मैं इसके अक्रॉस जैसे ही क्या करता हूं पोटेंशियल डिफरेंस 1 कर देता हूं, तो देखो करंट कितना हो जाएगा 1 एम्पियर, पोटेंशियल डिफरेंस 1। अब मैं क्या चलता हुआ करंट भी दिखा देता हूं, तो ये लो करंट। तो बैटरी क्या करती है, चार्ज को लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में ट्रांसफर करती है। जैसे मैंने हैंडपंप से पानी को क्या किया था, लोअर एनर्जी से हायर पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट किया था, और फिर यहाँ से जो चार्ज है ये अपने आप आएंगे और यहाँ पे इस रेजिस्टेंस के अंदर अपनी एनर्जी को लूज करेंगे और वो किसी ना किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने बताया था कभी तो बल्ब के अंदर लाइट की फॉर्म में निकलेगा, कभी फैन की मैकेनिकल एनर्जी में निकलेगा, और कभी ये आपके फोन को चार्ज कर देगी एनर्जी। तो यहाँ पे आप फिर से ऑब्जर्व करो कि यहाँ पे ना बैटरी चार्ज प्रोड्यूस नहीं कर रही है, वो सिर्फ ट्रांसफर कर रही है। कहाँ पे? अपने थ्रू। और उसकी चार्जेस की एनर्जी क्या करती है, इंक्रीज कर देती है, और वो एनर्जी क्या जाती है आगे जाके यूटिलाइज हो जाती है। तो अब फिर से देखो, अगर ये मैं वोल्टेज कितनी कर दूं 2 टाइम्स कर दूं, तो 2 टाइम्स कर दूंगा तो करंट भी 2 एम्पियर हो गया। देखो 3 कर दो तो 3 एम्पियर, 4 कर दो तो 4 एम्पियर, 5 कर दो तो 5, 6 कर दो तो 6। यहाँ पे देखो ये I वर्सेस V ग्राफ है, तो यहाँ पे इसका स्लोप क्या दे रहा है आपको, I वर्सेस V का ग्राफ क्या दे रहा है आपको, स्लोप क्या दे रहा है? मेरे हिसाब से आपको दे रहा है रेजिस्टेंस तो नहीं दे रहा, एक बार देखने में लग रहा है कि रेजिस्टेंस दे रहा है, क्योंकि स्लोप का मतलब क्या होगा, स्लोप का मतलब होगा कि ये हाइट कितनी है, ये तो आ गई I, और ये चीज कितनी है, ये आ गया V।
तो I बाई वी इक्वल टू आर तो नहीं होता है। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? I बाई वी आर के बराबर नहीं होता। क्या होता है? V बाय आई आर के बराबर होता है। क्या ये बात समझ में आई? तो इसका जो स्लोप होगा उसका जो इनवर्स होगा वो क्या देगा? वो रेजिस्टेंस देगा। तो इसका मतलब आप एक चीज सोचो कि यहां पे मैं क्या करता हूं, फिर से इसको करता हूं 2 ओम करता हूं। तो 2 ओम करने के बाद में इसका ग्राफ कैसे बनना चाहिए? कुछ पहले कुछ ऐसे बनना चाहिए या कुछ ऐसे बनना चाहिए? सोच के देखो क्या ऐसे बनना चाहिए, फर्स्ट या सेकंड? तो क्लियरली मेरे को देख के पता चल रहा है कि क्या बनना चाहिए, सेकंड बनना चाहिए, क्योंकि इसका स्लोप क्या है, कम, और स्लोप कम है तो उसका इनवर्स करोगे तो वो वैल्यू ज्यादा आ जाएगी। तो ऐसा बनना चाहिए, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू मैंने क्या की है, इंक्रीज की है, 1 ओम से क्या कर दी, 2 ओम कर दी। अब देख के तो मेरे को लग गया यही चीज है, तो आप ऑब्जर्व भी कर लो इसको। तो प्ले करते हैं इसको। तो देखो जैसे जैसे मैं वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ, देखो बिल्कुल सही बात है एकदम, और ये देखो करंट फ्लो होने लग गया। ठीक है, तो यहां पे आपने कंडक्टर ही चेंज कर दिया, दैट इज रेजिस्टेंस ही चेंज कर दिया। अभी भी क्या हो रहा है, जो भी आप वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, इसके थ्रू जो करंट है उसी के प्रोपोर्शनल है। आप देखो लीनियरली प्रोपोर्शनल है तो लीनियर लाइन बनेगी। इट मींस दिस इज एन ओमिक कंडक्टर। अगर ये ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन बन के कुछ टेढ़ा मेढ़ा बन जाता तो डेल्टा वी इक्वल टू आई आर अभी भी होल्ड करता, लेकिन साथ में क्या बात बोलता मैं कि इसके अंदर क्या है, होल्ड नहीं कर रहा, इट इज नॉट ए ओमिक कंडक्टर। ठीक है, डेल्टा वी इक्वल टू आई आर होल्ड करेगा। तो अब मैं फटाफट बाकी एग्जांपल देख लेते हैं। और एग्जांपल ये देखो, और 5 ओम कर दूंगा तो ये देख लो, और अगर मैं 6 ओम कर दूंगा तो ये देख लो। तो आई होप आपको ये पूरी की पूरी बात समझ में आ गई। तो ओमिक कंडक्टर क्या होता है वो पता चल गया, डेल्टा वी इज प्रोपोर्शनल टू आई इज नोन एज ओम्स लॉ। अब है ना, आप इसको ऑब्जर्व करो, यहाँ पे इसको बोल देता हूं मैं ए पॉइंट, इसको बोल देता हूं बी पॉइंट। ए पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो कितना है बेटा आपके पास, 5 वोल्ट, और बी पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो कितना है, 0 वोल्ट। अब मेरे को ये बात बताओ, यहाँ पे रेजिस्टेंस है वो कितना है, 10 ओम। ये बताओ इस रेजिस्टर के थ्रू कितना करंट फ्लो हो रहा होगा? तो ये तो हमने खूब देख ही लिया कि कितना करंट फ्लो हो रहा होगा। हमें पता कि डेल्टा वी इक्वल टू किसके बराबर होता है, आई आर के बराबर। और डेल्टा वी कितना है यहाँ पे, 5 वोल्ट है, और आई कितना है वो कैलकुलेट करना, और आर कितना है, 10 है। तो यहाँ से आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 ओम। तो यहाँ से आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, वो आ जाएगी 0.5 एम्पियर आ जाएगी। ये तो हमें देख के पता चल गया। लेकिन आप मेरे को ये बता सकते हो कि करंट की डायरेक्शन कौन सी होगी? ठीक है, करंट की डायरेक्शन ये होगी, इसको बोल दिया फर्स्ट, या ये होगी दैट इज सेकंड। कौन सी डायरेक्शन होगी करंट की? मैंने क्या किया, इस स्विच को क्लोज कर दिया, क्लोज तो कर दिया, पर अभी करंट की डायरेक्शन दिखाई नहीं दी। तो अब मैं इसको रन करता हूँ और करंट की डायरेक्शन दिखाई दे रही है, और मैं इसकी स्पीड स्लो कर देता हूँ जो करंट जा रहा है। तो आप बताओ कि करंट की डायरेक्शन कौन सी दिखाई दे रही है आपको, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहा है, या लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहा है? तो क्लियरली देख के पता चल रहा है करंट की दर से किधर फ्लो कर रहा है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहा है। तो याद रखना, करंट थ्रू रेजिस्टर always flows from higher potential to lower potential। ठीक है, ये नोट डाउन कर लो, और मेरे को लगता है देख के आपको समझ में आ गया होगा। अब है ना, हम अलग छोटे छोटे सिनेरियो करेंगे, और उसके अंदर मैं आपसे पूछूंगा कि करंट कौन सी डायरेक्शन में जाएगा। तो एक डायरेक्शन को मैं बोल दूंगा लेफ्ट, जो आप ही की लेफ्ट होगी, और दूसरी डायरेक्शन क्या बोल दूंगा मैं, राइट बोल दूंगा। दैट इज ये वाली जो डायरेक्शन है इसको तो बोलेंगे राइट, और ये वाली जो डायरेक्शन है इसको हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट। ठीक है, अब इसको हम करते हैं सॉल्व। अलग अलग आएगा, आपको देख के आंसर बताना पड़ेगा। मैंने स्विच ओपन कर दिया, इस जगह का जो मैं वोल्टेज कर देता हूं ना, 10 वोल्ट कर दिया। अब बताओ इसमें करंट की डायरेक्शन कौन सी होगी,
लेफ्ट होगी या राइट होगी? तो ऑब्वियस सी बात है, इसका आंसर है इस बार करंट की डायरेक्शन लेफ्ट होगी। चेक करते हैं। तो जैसे आप इसको क्लोज करोगे तो ये देखो इधर होगी, क्योंकि अब ये पॉइंट कितने पे हो गया, 10 वोल्ट पे, और ये क्या हो गया, 5 वोल्ट पे। तो ये हो गया आपका हायर पोटेंशियल और ये क्या हो गया, लोअर पोटेंशियल। और देख के ये बताओ इसमें से करंट कितना जा रहा होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 5 का, और ये कितना है, 10। तो देखो यहाँ पे करंट भी दे रखा है, कितना दे रखा है, 0.5 एम्पियर दे रखा है। क्या दे रखा है, 0.5 मिली एम्पियर में लिखा है, तो आप 0.5 एम्पियर भी सोच सकते हो। अब इसको तो सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस सर्किट को मैं फिर से ओपन करता हूँ। इस बार मैं क्या करता हूँ, इस पॉइंट का पोटेंशियल चेंज करता हूँ और 10 वोल्ट। अब बताओ करंट किधर जाएगा, लेफ्ट जाएगा या राइट जाएगा? तो एक्चुअली इस केस में करंट किधर भी डायरेक्शन में जाएगा। मैं इसको क्लोज करके दिखा देता हूँ। क्यों नहीं गया, क्योंकि दोनों पॉइंट्स पे पोटेंशियल क्या है, सेम है। तो याद रखना, रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। ये जीरो तो भी फ्लो नहीं करेगा, ये 10 तो भी फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि दोनों पॉइंट क्या है, सेम पोटेंशियल। तो डिफरेंस तो जीरो है ना। तो ये जो करंट को जो ड्राइव करने वाली चीज है वो पोटेंशियल नहीं है, वो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो एक चीज को और ऑब्जर्व करेंगे अब, वो बताओ क्या आएगा अब आंसर। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो और मेरे को बताओ कि इस केस में करंट किधर फ्लो कर रहा होगा, लेफ्ट वर्ड्स या राइट वर्ड्स? ठीक है, कईयों का आंसर आ रहा होगा कि करंट फ्लो ही नहीं करेगा। बेटा इसमें करंट तो फ्लो करेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, और डिफरेंस कितने का, 40 का है। तो करंट जो फ्लो करेगा वो कितना जाएगा, 40 डिवाइड बाई 10 कर दोगे। ठीक है, एक बार मैं फिर से लास्ट बारी करके भी दिखा देता हूँ। डेल्टा वी इक्वल टू आई आर होता है। ठीक है, तो डेल्टा वी कितना आ गया आपके पास, 40। आई और आर की वैल्यू कितनी है, 10। तो आई कितना आ जाएगा, 4 एम्पियर आ जाएगा। तो यहाँ पे आ भी जाएगा सॉल्व करने के बाद में कि कितना आएगा। और दूसरी बात, डायरेक्शन कौन सी होगी, लेफ्ट वर्ड या राइट वर्ड? तो क्लियरली देख के पता चल रहा है कि करंट होगा राइट वर्ड होगा, दैट इज ये हायर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल है। तो एक बार इस स्विच को ओपन करते हैं पहले और फिर से इसको क्लोज करेंगे। तो इस स्विच को हम पहले ओपन कर देते हैं और बाद में इसको फिर से क्लोज करेंगे। तो एक बार मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, क्लोज करते ही मेरे को लगता है करंट की डायरेक्शन ये आनी चाहिए, और करंट कितना आएगा, 4 एम्पियर आएगा। तो करंट आ रहा है 4 एम्पियर, यहाँ पे 4 एम्पियर दिखाई दे रहा है, बहुत छोटा लिखा लेकिन 4 एम्पियर है। और किधर जा रहा है करंट, राइट वर्ड डायरेक्शन में। तो मेरे को लगता है आपको ओम्स लॉ समझ में आ गया। और किसी भी रेजिस्टेंस के अंदर करंट किधर से किधर फ्लो करता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। और डायरेक्शन भी पता चल गई और मैग्नीट्यूड भी पता चल गया। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो अब हम है ना आज के है ना लास्ट टॉपिक में पहुंच गए हैं, दैट इज सर्किट डायग्राम। तो एक चीज बताओ, ये क्या चीज है, बैटरी है, सेल बोलेंगे इसको। ठीक है, ऐसे 2-3 सेल आपके साथ क्या कर सकते हो, आप इनको कनेक्ट भी कर सकते हो। तो टॉर्च में आपने देखा 2-3 सेल, टीवी के रिमोट में भी 2 सेल डलते हैं। ठीक है, तो ऐसे हर चीज के अंदर कितने भी नंबर ऑफ सेल्स डल सकते हैं। तो मान लो एक सेल तो मैं ही लेकर आ गया, फिर एक सेल और लेकर आ गया, और इसको मैंने एक वायर से कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पे मैं एक वायर और लेकर आ गया। इस वायर के साथ में मैंने क्या करना है, एक स्विच लगाना है। तो ये लो, एक स्विच लेकर आ गया। स्विच के बाद में मैंने क्या किया, एक छोटा सा वायर और लेकर आया। इस छोटे से वायर के साथ में मैंने एक बल्ब लगा दिया। इस बल्ब के साथ एक वायर और आ गया। ठीक है, इसके बाद में और क्या लगा सकते हैं, हम एक रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। ये रेजिस्टेंस लग गया। और क्या क्या एलिमेंट हो सकते हैं अपने पास, एक फ्यूज़ लगा दिया। ठीक है, ये मान लो ये फ्यूज़ लगा दिया हमने, और इसको और दूर करते हैं। और क्या क्या लगा सकते हैं, और क्या क्या एलिमेंट है अपने पास। ठीक है, मेरे को लगता है इतने एलिमेंट खूब सारे हैं। और अब मैं एक वायर और लेकर आ गया, और इसको मैं कनेक्ट करता हूँ इस वायर के साथ में। तो बेटा अभी तो स्विच ओपन है, देखने में साफ पता चल रहा है स्विच क्या है, ओपन है। अब बात आती है कि जब इसके अंदर करंट फ्लो करेगा, ठीक है, क्या आएगा, करंट फ्लो करेगा। वो तो चलो हम कैलकुलेट करना बाद में सीखेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि जैसे मैं इसको क्लोज करता हूं तो इसमें करंट तो फ्लो होगा। तो ये एक सर्किट बन गया पूरा का पूरा। इससे पहले मैं क्या बोल रहा था, किसी रेजिस्टर के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस लगा रहा था, तो इसके थ्रू भी होना चाहिए, ये भी एक रेजिस्टेंस की तरह ही बिहेव करेगा। तो जैसे मैं इसको क्लोज करूंगा तो ये देखो आपके पास क्या हो गया, जो बल्ब है वो क्या करने लग गया, ग्लो करने लग गया। ठीक है, अब एक चीज सोचो, अगर मैं इन सारी चीजों को अगर आपकी नोटबुक में बनाने, तो आप ऐसे सेल तो नहीं बनाने लगोगे, आप ऐसा रेजिस्टेंस तो नहीं बनाओगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, आपको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है। और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसी है,
तो आप देखो स्विच को जनरली है ना, ओपन स्विच को यूं रिप्रेजेंट करते हैं, क्लोज स्विच को यूं रिप्रेजेंट करेंगे। आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है। यहाँ पे जो बल्ब है, बल्ब को आप जनरली यूं रिप्रेजेंट कर देते हो, ये बल्ब बन गया आपका। रेजिस्टेंस को आप यूं रिप्रेजेंट कर देते हो, ठीक है। फ्यूज को आप जनरली यूं रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। ये आपका फ्यूज आ गया, और जनरली फ्यूज के ऊपर तो फ्यूज लिख भी देना चाहिए। ये आप क्या रिप्रेजेंट, कैसे आप रिप्रेजेंट करते हो, बैटरी को, तो यहाँ पे भी एक बैटरी आ गई। तो बस यही सारे एलिमेंट है जिनको हमें रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अगले लेक्चर में हम डिटेल के अंदर देखेंगे कि एक पूरे कंप्लीट सर्किट में ये चीजें कैसे जुड़ती हैं, ठीक है। आज हमने सिर्फ ये देखा है कि आपको है ना पोटेंशियल डिफरेंस अगर किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस लगाओगे तो करंट की डायरेक्शन कौन सी होगी और मैग्नीट्यूड ऑफ करंट कितना होगा। तो आई होप ये एलिमेंट आप देख चुके हो, ठीक है। इसकी एक इमेज आपको अभी मिल भी जाएगी। आगे देखो, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और मेरे को बताओ इन ब्लैंक्स में क्या क्या आएगा। तो देखो संदीप क्या करता है, कनेक्ट्स हिज इलेक्ट्रिक हीटर टू ए 60 वोल्ट सप्लाई। तो डेल्टा वी किसके बराबर आ गया बेटा, 60 वोल्ट सप्लाई। जैसे आपके घर में कितना आ रहा है, 220 से लेकर 240 वोल्ट आता है। एंड इट ड्रॉज 4 एम्पियर करंट। करंट कितना ड्रॉ कर रहा है, 4 एम्पियर। इट्स रेजिस्टेंस इज, कितना ओम है रेजिस्टेंस, डेल्टा वी इक्वल टू आई आर है, डेल्टा वी इक्वल टू आई आर है। तो आपका पता चल जाएगा आर किसके बराबर आएगा, डेल्टा वी बाई आई। तो कितना आ जाएगा, डेल्टा वी कितना आपके पास 60 और आई कितना है 4, तो ये कितना आ जाएगा 15 ओम आ जाएगा। तो यहाँ पे तो आ जाएगा आपका 15। फिर उसके बाद में इफ द वोल्टेज सप्लाई चेंजेस एब्रप्टली टू 120 वोल्ट। भाई वोल्टेज अगर चेंज हो जाएगी तो फिर आप बताओ रेजिस्टेंस थोड़ी चेंज हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस तो नहीं चेंज हो रहा होगा। देन द करंट बिकम्स, तो आपको फिर से पता चल जाएगा डेल्टा वी किसके बराबर है, 120 वोल्ट के बराबर है। और अब आपको रेजिस्टेंस पता चली गया जो कि किसके बराबर है, 15 ओम के बराबर है। तो आपसे आई पूछा है, फिर से सेम फॉर्मूला डेल्टा वी इक्वल टू आई आर। तो डेल्टा वी किसके बराबर आ गया, मैं सीधा ही लिख देता हूँ ना यार, आई किसके बराबर है 120 डिवाइडेड बाय 15। तो अगर इसको करोगे तो आपको इसका आंसर क्या मिल जाएगा, 8 एम्पियर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 एम्पियर। दिस शोज करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, ऑब्वियस सी बात है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द हीटर। ओम्स लॉ लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि अगर मान लो आपके पास एक कंडक्टर है और कंडक्टर के आपने इन दो फेसिस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया डेल्टा वी, तो इसके थ्रू जो करंट जाएगा वो आई जाएगा, और जो करंट का जो मैग्नीट्यूड है और जो पोटेंशियल डिफरेंस का मैग्नीट्यूड है वो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसी को हमने क्या बोला था, ओम्स लॉ बोल दिया था, ओम्स लॉ बोला था। जब आपने ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट निकाला तो वो आ गया आई इंटू आर। यहां पे आर क्या था, कांस्टेंट था, जिसको हमने क्या नाम दिया बेटा, रेजिस्टेंस। और इसकी यूनिट क्या थी, ओम, जिसको किससे रिप्रेजेंट किया, ओमेगा से। क्या बात समझ में आई या नहीं आई। फिर आई क्या है, आई इज द करंट पासिंग थ्रू दिस कंडक्टर, सो दिस इज करंट। और इसकी यूनिट क्या थी, एम्पियर। ऐसे डेल्टा वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस दिस कंडक्टर, इसको हमने क्या बोला, पोटेंशियल डिफरेंस। और इसकी यूनिट क्या थी, वोल्ट थी। और साथ में हमें यह भी पता चला कि अगर मान लो ये एक कंडक्टर है, उसका ये वाला फेस है वो हायर पोटेंशियल पे है, हायर पोटेंशियल पे, और ये वाला फेस है लोअर पोटेंशियल पे। तो इसके थ्रू जो करंट की डायरेक्शन होगी वो होगी हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो हमें क्या क्या पता चल गया, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट यहां से आ जाएगा और साथ में डायरेक्शन हमें ये पता चल जाएगा हायर पोटेंशियल कौन सा है, लोअर पोटेंशियल कौन सा है। इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। अब है ना, यहाँ पे आपके पास 5 रेजिस्टेंस है और हर एक के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है। आपको ये बताना है जब मैं स्विच को क्लोज करूंगा तो करंट की डायरेक्शन कौन सी होगी और साथ में करंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा हर केस के अंदर। तो पहले वाले को मैं बोल दूं, ये है रेजिस्टेंस ए, ये है रेजिस्टेंस बी, सी, डी और साथ में ई। और अगर ये करंट की डायरेक्शन होगी तब आप क्या बोल देना, राइट है डायरेक्शन ऑफ करंट, और ये डायरेक्शन होगी तो क्या आ जाएगी, लेफ्ट आ जाएगी।
तो हर एक केस को सॉल्व करते हैं और मैं आपसे पूछता जाऊंगा। तो आप मेरे को ये बताओ कि ए केस के लिए क्या आंसर आएगा। तो ए केस के लिए जैसे ही आप देखोगे ये वाला हायर पोटेंशियल है और ये लोअर पोटेंशियल, क्योंकि ये -5 और ये +5 है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट तो आपके पास राइट वर्ड आ जाएगी। और मैग्नीट्यूड ऑफ करंट के लिए आपको पता कि इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ये +5 और ये -5 है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ गया, डेल्टा V इज इक्वल टू 10 वोल्ट आ गया। ठीक है, और रेजिस्टेंस कितना आपके पास 2 ओम है, रेजिस्टेंस आपके पास 2 ओम, तो आप सीधा लगाओगे डेल्टा V इज इक्वल टू I इंटू आर वाला रिलेशन। तो जैसे ही आप इसको लगाओगे तो आपके पास डेल्टा V 10 है, R की वैल्यू 2 है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 5 एम्पियर आ जाएगा। तो 5 एम्पियर आएगा, तो चेक कर लेते हैं इसको। अब देखो यहां पे लिखा हुआ है 5 एम्पियर और डायरेक्शन ऑफ करंट भी आपकी एकदम सही आई थी। बी के लिए क्या आंसर आएगा। अब बी वाले केस के लिए देखोगे ये आपके पास हायर पोटेंशियल है, ये आपके पास लोअर पोटेंशियल है, डायरेक्शन ऑफ करंट आपकी ये वाली आ जाएगी राइट वर्ड, और मैग्नीट्यूड क्या आएगा, डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, डिफरेंस 10 है, डिवाइड कर दोगे 4 से, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 2.5 एम्पियर आ जाएगा करंट की। तो चेक करते हैं, जैसे ही स्विच को क्लोज करूंगा तो डायरेक्शन ऑफ करंट आपको दिखाई दे गई है, और कितना आ रहा है, मैग्नीट्यूड 2.5 एम्पियर आ रहा है, जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। सी के लिए क्या आंसर आएगा। सी रजिस्टर में अगर आप देखोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है दोनों को देख लो, 24 है, क्योंकि -12 है और ये क्या है, +12 है। इस केस में करंट की डायरेक्शन आपके पास ये वाली आएगी, दैट इज लेफ्ट वर्ड आएगी, क्योंकि ये हायर पोटेंशियल ये लोअर पोटेंशियल है, तो दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 24 वोल्ट, और आपके पास रेजिस्टर कितना है 6, तो करंट का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, 4 एम्पियर आ जाएगा। चेक करते हैं एक बार, तो क्लोज करते ही डायरेक्शन ऑफ करंट ये आ गई और यहाँ पे 4 एम्पियर आई गया है। डी के लिए क्या आंसर आएगा। अब डी वाले केस में देखो तो ये -10 वोल्ट और ये +5 वोल्ट है, तो इसमें क्लियर देख के पता चल रहा है ये हायर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल है, तो करंट की डायरेक्शन किधर आएगी, लेफ्ट वर्ड आएगी, और मैग्नीट्यूड क्या आएगा, डिफरेंस क्या है दोनों के बीच का 15 को 5 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, 3 एम्पियर आ जाएगा। तो इसके इसमें आपके पास आंसर आ जाएगा, इस डायरेक्शन में करंट की वैल्यू है 3 एम्पियर। चेक करो, जैसे ही स्विच क्लोज करूंगा तो 3 एम्पियर आ गया। और ई के लिए क्या आंसर आएगा। अब इस डी केस में अगर हम आएंगे तो आप देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ये 5 पे है और ये 0 पे है, तो इसमें करंट की डायरेक्शन तो ये वाली आएगी, और मैग्नीट्यूड क्या आएगा, आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस 5 है और डिवाइड किससे कर दोगे 10 से, तो करंट आपके पास आएगा 0.5 एम्पियर। एक बात बताता हूँ आपको, जहाँ पे लोग सबसे ज्यादा गलती करते हैं वो कई बार क्या करते हैं, बड़े फिगर से छोटे वाले फिगर को डिवाइड कर देते हैं। दैट इज डिवाइड हमेशा डेल्टा V को R से करना है, ऐसा नहीं है कि R की वैल्यू बड़ी हो गई तो आपने डेल्टा V से डिवाइड कर दिया, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। ऊपर डेल्टा V आएगा, नीचे R आएगा हमेशा, चाहे आपका आंसर फ्रैक्शन में ही क्यों ना आए, लेकिन लोगों को आदत होती है इंटीजर देखने की, तो वो क्या करते हैं, इनको लगता है अच्छा ये 5 है ये 10 है, तो 10 डिवाइड बाई 5 2 आ गया आंसर। बहुत कॉमन मिस्टेक है, इसको कभी मत रिपीट करना तुम। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि ये कैसे आएगा इसकी वैल्यू। तो जैसे इसको क्लोज करूंगा तो देखो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या आ गई, और 500 मिली एम्पियर इज द आंसर। तो मेरे को लगता है इससे आपके पास है ना सारा का सारा ओम्स लॉ रिविजिट हो गया होगा। ठीक है, अब हम डिस्कशन करेंगे इन रेजिस्टेंस के बारे में, ठीक है, और क्या फैक्टर हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। अब इस इंटरेक्टिव सिनेरियो को देख के आपको एकदम जबरदस्त मजा आएगा। आप ये देखो यहां से पानी बाहर आ रहा है और पानी की एक एक दो दो बूंद बाहर गिर रही है, एंड एज्यूम इट लाइक ए चार्ज। ठीक है, जितनी ज्यादा फास्ट ये चार्ज बाहर निकल रहा होगा उतना ही ज्यादा करंट होगा। तो एक चीज ऑब्जर्व करो, मैं क्या करता हूं, ये रेजिस्टेंस है, जैसे जैसे मैं रेजिस्टेंस कम करता हूं, आप मेरे को बताओ जो चार्ज जो बाहर आ रहा है पर यूनिट टाइम वो बढ़ गया, दैट इज करंट बढ़ गया। तो रेजिस्टेंस अगर आप बढ़ाओगे तो इट मींस आपने करंट के अंदर क्या प्रोवाइड कर दिया, ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज फ्लो ऑफ चार्जेस को ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहा है ये रेजिस्टेंस। अगर आपने रेजिस्टेंस बढ़ा दिया और आपको सेम ही करंट चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाना पड़ेगा। वही आप सर्किट के अंदर बैटरी से करते हो और ये बल्ब एक रेजिस्टर की तरह है। तो आप एक चीज ऑब्जर्व करो, अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही रख रहा हूं, अगर मैं रेजिस्टेंस कम करूंगा तो करंट क्या होता जाएगा,
ज्यादा होता जाएगा, बल्ब क्या करने लग गया, तेज जलने लग गया। सो दिस इज द रेजिस्टेंस। आगे देखो, तो अभी हमने ये तो ऑब्जर्व कर ही लिया, किसी कंडक्टर के अक्रॉस अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रखा तो उस कंडक्टर का अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो उसके थ्रू कम करंट जा रहा होगा, और रेजिस्टेंस कम कर दोगे तो उसके थ्रू करंट ज्यादा जा रहा होगा। इट मींस रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहा है, किसको, फ्लो ऑफ चार्जेस को। तो देखो, रेजिस्टेंस इज द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय ए कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये तो हमने समझ लिया। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि गिवन कंडक्टर के लिए आपके पास जो रेजिस्टेंस है वो फिक्स्ड होता है या फिर वो चेंज हो सकता है। तो यहां पे हम देखेंगे फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। अब हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन व्हाट फैक्टर्स। तो एक रियल लाइफ एनालॉजी भी लेंगे साथ साथ में। आप ऐसे मान लो, आप है ना बाली जा रहे हो घूमने, तो आपको एयरपोर्ट पे लिखा जाता है कि आप 4 घंटे पहले पहुंच जाओ इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए, क्योंकि कई जगह चेकिंग होती है आपकी। तो जैसे आप एयरपोर्ट पे पहुंचने वाले थे तब चेक किया, एयरपोर्ट के एंट्री गेट पे किया, लगेज डाला वहां चेक किया, उसके बाद में आपका हैंड बैगेज है वहां चेक किया, फिर बोर्डिंग के टाइम पे फिर से चेक किया, फिर एरोप्लेन में घुसते टाइम फिर से चेक किया। तो जितने ज्यादा चेक पॉइंट्स होंगे आपका मोशन उतना ही ज्यादा ऑब्स्ट्रक्ट होगा। तो आप कंडक्टर के अंदर ये मान लो, ये जितने ज्यादा चेक पॉइंट्स हैं उतना ज्यादा मोशन ऑब्स्ट्रक्ट होगा, जितना ज्यादा मोशन ऑब्स्ट्रक्ट हुआ है रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा है। तो ये देखो, चेक पॉइंट्स आप बढ़ा दो तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, चेक पॉइंट्स कम कर दो तो आप फटाफट अपने प्लेन तक पहुंच जाओगे। ये बात तो आपको आई गई होगी समझ में। अब दूसरी बात सोचो तुम, अगर ये मान लो कि ये जो एयरपोर्ट है वो बहुत ही लंबा है और हर 20 मीटर या 30 मीटर के बाद में क्या है, चेक पॉइंट्स हैं, तो आपका मोशन और ज्यादा ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा। तो देखो, जितनी ज्यादा लेंथ बढ़ेगी तो उतना ही ज्यादा मोशन क्या हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा। ज्यादा मोशन ऑब्स्ट्रक्ट होने का मतलब लेंथ ज्यादा, मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा। अब क्या हुआ कि अगर मान लो ऐसे जो चेक पॉइंट्स हैं वो तो ठीक है, लेकिन है ना आपके पास पैरेलल में खूब सारी जगह है। वरना क्या होता है कि जैसे ट्रैफिक जैम होता है ना, नैरो सड़क होती है तो ट्रैफिक जैम हो जाता है। लेकिन अगर मान लो सड़क क्या होती है, थोड़ी वाइड होती है, तो आराम से गाड़ी इधर उधर करके निकल सकती है। तो आप इसको वैसे ही समझो, जैसे जैसे आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज कर दोगे तो आपका जो मोशन है ना वो कम ऑब्स्ट्रक्ट होगा। तो एरिया ज्यादा होने का मतलब आपका मोशन कम ऑब्स्ट्रक्ट हुआ, कम ऑब्स्ट्रक्ट होने का मतलब आपका रेजिस्टेंस क्या है, कम है। तो आप इन सारी चीजों का जो कॉम्बिनेशन है, दैट इज लेंथ जिसके अलोंग करंट जा रहा है, लेंथ जिसके अलोंग करंट जा रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिसके थ्रू करंट जा रहा है, और रेजिस्टिविटी। ठीक है, कितने ज्यादा चेक पॉइंट्स है, जितने ज्यादा चेक पॉइंट्स रेजिस्टिविटी उतनी ज्यादा। तो रो से हम रिप्रेजेंट करते हैं रेजिस्टिविटी से। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कैसे रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक तो रेजिस्टिविटी पे डिपेंड कर रहा है, एक लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, और एक एरिया पे डिपेंड कर रहा है जिसके थ्रू करंट जाएगा। तो आगे देखो, तो अब हमने ये तो ऑब्जर्व कर ही लिया कि जो रेजिस्टेंस है दैट इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। पहली चीज, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। तो इन दोनों इक्वेशन को जब आप कंबाइन करोगे तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाय ए। तो यहां पे एल क्या चीज है, एल है लेंथ along which current is flowing। ऐसे ही ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन थ्रू विच करंट इज फ्लोइंग, और रो है रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है किसी भी सब्सटेंस की। इट मींस अगर आपको यह पता है कि किसी भी चीज की रेजिस्टिविटी का आपको आइडिया लग गया तो आप ये बता सकते हो चीज कौन सी है। ठीक है, प्रोवाइडेड पहले से मैपिंग की हुई हो। कैसे मैपिंग, जैसे मैंने मर्डर कर दिया, पुलिस ढूंढ रही है, मेरे फिंगरप्रिंट्स मिल गए, लेकिन उनके पास मैच करने के लिए मेरे फिंगरप्रिंट्स होने भी तो चाहिए ना। उनको ये भी तो पता होना चाहिए भैया जो फिंगरप्रिंट्स उनको पता चले वो संदीप महला के हैं। तो आपको पता है आजकल क्राइम करना इतना मुश्किल हो गया है, रीजन बीइंग आपके सबके फिंगरप्रिंट्स एक डेटाबेस में स्टोर हो गए हैं जिसका क्या नाम है, आधार कार्ड। हाँ या ना। तो अब यहां पे देखो, अब हम इसके बेसिस पे थोड़े से क्वेश्चन करेंगे। अब इस क्वेश्चन को देखो
ये आपके पास एक क्यूबॉइड है जिसकी हाइट h है, लेंथ l है और विड्थ w है। तो इसकी ये जो सरफेसेस है जो शेड कर रखी है, इसके अक्रॉस जब आप पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे तो आपको ये बताना है कि ये कंडक्टर कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। यहां पे इस कंडक्टर की रेजिस्टिविटी रो है। तो अब इसका सॉल्यूशन बताता हूं मैं आपको। आपको पता है रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो है आपके पास रो एल बाई ए, ये तो पता है सबको। तो अब मेरे को एक चीज बताओ, इस केस में एल क्या चीज है? एल इज द लेंथ अलोंग विच करंट इज फ्लोइंग। इसके अक्रॉस यूं और यूं पोटेंशियल डिफरेंस लगा है तो करंट यूं फ्लो करेगा इसके अंदर, ठीक है। तो वो लेंथ जिसके अलोंग करंट फ्लो करेगा वो लेंथ क्या आ गई आपके पास? एल ही आ गई, ऑब्वियस सी बात है। और ये ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एरिया जिसके थ्रू करंट जा रहा है। तो आपका ये एरिया होगा जिसके थ्रू करंट जा रहा होगा, ये वाला एरिया। तो ये वाला एरिया कितना आ जाएगा? एरिया आ गया आपके पास विड्थ इंटू हाइट, ये वाला एरिया। तो ये क्या आ जाएगा? W इंटू एच। तो आपके पास रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा रो एल की जगह तो एल ही आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? W, और साथ में क्या आ जाएगा? H। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब इस क्वेश्चन को देखो, इसके अंदर है ना सेम ही कंडक्टर है जो पिछले क्वेश्चन में था, सिर्फ डिफरेंस इतना है कि अब मैंने जो पोटेंशियल डिफरेंस लगाया ना वो इसकी अपर और लोअर सरफेस के अक्रॉस लगाया है। तो इस केस में आपसे मैं पूछता हूं कि इसका रेजिस्टेंस क्या होगा। तो ऑब्वियस ही बात है, फिर से सेम ही फॉर्मूला लगाओगे, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए। लेकिन इस बार आपके पास जो करंट की डायरेक्शन होगी वो कुछ इधर होगी, ठीक है। तो वो लेंथ जिसके अलोंग करंट जा रहा है, अब वो लेंथ क्या हो जाएगी बेटा? आपकी एच हो जाएगी, ठीक है। और वो एरिया जिसके थ्रू करंट जा रहा है, तो लेंथ इसकी एल है और ये इसकी विड्थ डब्ल्यू है। तो आपके पास ये वाला ये एरिया आएगा, दैट इज आपको ये वाला एरिया निकालना है जिसके थ्रू क्या जा रहा होगा? करंट पास हो रहा होगा। तो ये वाला एरिया किसके बराबर आ जाएगा? तो एरिया का फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा विड्थ इंटू एल। ये विड्थ तो डब्ल्यू है और ये लेंथ एल है, तो ये वाला एरिया आ जाएगा। तो रेजिस्टेंस का आपके पास जो फॉर्मूला है, तो लेंथ की जगह तो आप क्या लिखोगे? एच, और एरिया की जगह क्या लिखोगे? डब्ल्यू इंटू एल। तो एक चीज सोचो, सेम ही कंडक्टर है, ठीक है, अलग अलग रेजिस्टेंस ऑफर करेगा कि उसके कौन सी फेसिस के अक्रॉस आप पोटेंशियल डिफरेंस लगा रहे हो, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखो। तो इस क्वेश्चन में भी आपको इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस ही बताना है। बस अब मैंने क्या किया है, जो पोटेंशियल डिफरेंस लगाया ना वो इसके फ्रंट फेस और जो इसके पीछे वाला फेस है, बैक फेस, इसके अक्रॉस लगा दिया। तो सेम फॉर्मूला लगाएंगे हम, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए। आपको ये बताना कि इसका रेजिस्टेंस क्या आएगा। तो अब मेरे को देख के पता चल रहा है कि जो करंट जाएगा वो इसके अलोंग आएगा, इस डायरेक्शन के अलोंग। तो लेंथ जिसके अलोंग करंट जा रहा है वो कितनी है? W। और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, मतलब दिस इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिसके थ्रू करंट जा रहा होगा, आप सोच के देखो। और ये किसके बराबर है? हाइट इनटू लेंथ। ये वाला फ्रंट फेस है, तो एरिया किसके बराबर आपके पास? हाइट है, दैट इज ये तो हाइट आ गई और ये लेंथ आ गई इनटू एल आ गई। तो इस फॉर्मूला के अंदर आप पुट कर दो, तो ये क्या आ जाएगा? रो एल की जगह क्या आ जाएगा आपके पास? W, और एरिया की जगह क्या आ जाएगा? H इंटू एल। तो मेरे को लगता है यहां तक तो आपको समझ में आ ही गया। अब मैं आपको थोड़ा सा किसके बारे में बता देता हूं, रेजिस्टिविटी के बारे में, और फिर इनके कंबाइंड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तब रेजिस्टिविटी के बारे में देखते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं रेजिस्टिविटी की ये क्या चीज है। तो रेजिस्टिविटी इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल दैट टेल्स अस हाउ स्ट्रांगली इट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स शेप एंड साइज। तो एक चीज तो हमें पता चली, अगर मान लो मेरे पास कॉपर है, कॉपर का एक कंडक्टर ले लिया, तो अगर मैं उसकी लेंथ बढ़ा दूं तो रेजिस्टेंस अलग हो जाएगा, लेंथ छोटी कर दूं अलग रेजिस्टेंस, एरिया चेंज कर दूं तो रेजिस्टेंस चेंज। और इवन साथ में हमने ये भी देखा कि एक कंडक्टर है, ज्योमेट्रिकल शेप उसकी कोई भी हो, अलग अलग फेस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे तो भी आपको रेजिस्टेंस अलग अलग मिलेगा। लेकिन रेजिस्टिविटी उसकी एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि आप उसका कंडक्टर कैसा भी बना दो, रेजिस्टिविटी उसकी सेम ही रहनी है, ठीक है। दैट इज इट डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स शेप एंड साइज। तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे? हमें पता है कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है, ये तो सबको पता है। तो जो रेजिस्टेंस है, रो की जगह रो लिखो, अगर लेंथ इसकी 1 हो जाए और एरिया भी 1 हो जाए, इट मीन्स ये क्या बन गया होगा? ये एक क्यूब बन गया होगा, ठीक है, जिसकी हर साइड कितनी होगी? 1 यूनिट होगी। तो resistivity is the resistance offered by a cube whose each side is equal to unity।
तो सीधी सीधी चीज आ जाएगी रेजिस्टिविटी। अब मेरे को एक बार बताओ, जो रेजिस्टिविटी है उसकी यूनिट क्या होगी? अब यहां से अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो रेजिस्टेंस आता है ओम, ये रहा रेजिस्टिविटी। यहाँ पे लेंथ क्या आता है? मीटर। एरिया क्या आता है? मीटर स्क्वायर। 1 मीटर से 1 मीटर गायब, तो रेजिस्टिविटी की जो यूनिट आएगी वो कितनी आ जाएगी बेटा? ओम मीटर आ जाएगी। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या आ जाएगी? ओम मीटर। तो मेरे को लगता है आपको रेजिस्टिविटी भी समझ में आया, ठीक है। और साथ में आप डिफाइन भी कर सकते हो कि रेजिस्टिविटी कैसे देखते हैं। अब कुछ मटेरियल्स दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है, इसको ऑब्जर्व करना है और इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज बताता हूं आपको कि आप देखो, जो भी आपके पास कंडक्टर है, अब इसको तो हटा देते हैं, जो भी आपके पास कंडक्टर्स है, चाहे सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, तो जो कंडक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, दैट इज उनमें फ्री चार्ज कैरियर्स खूब ज्यादा होंगे, अभी दिखाऊंगा कैसे। उनकी जो रेजिस्टिविटी है ना, उसकी जो रेंज है वो करीब 10⁻⁻6 से लेके 10⁻⁻8 के बीच में है। दैट इज कंडक्टर्स के लिए, कंडक्टर्स के लिए जो रेजिस्टिविटी की रेंज है वो 10⁻⁻8 से लेके 10⁻⁻6 के बीच में है। ऐसे ही आपके पास जो एलॉयज है, ठीक है, एलॉय जैसे कॉन्स्टेंटिन होगा, कॉपर और निकल का एलॉय है, मैग्नीन हो गया, कॉपर मैंगनीज और निकल का एलॉय है, और नाइक्रोम हो गया जो किसका है? निकल, क्रोमियम, मैंगनीज और आयरन का एलॉय है। तो एक चीज ऑब्जर्व करो कि ये जो एलॉयज है ना, इनका जो रेजिस्टेंस है वो इनके कॉन्स्टिट्यूएंट जो आपने कंडक्टर्स यूज किया है, मेटल्स यूज कर रहे हैं, उससे ज्यादा है, ठीक है, उससे ज्यादा मिलेगा आपको। तो आपके पास जो एलॉय है उसका पता चल गया। अब जैसे इंसुलेटर्स हैं, इंसुलेटर्स, इंसुलेटर्स के आपके पास रेजिस्टिविटी होती है ना, वो किस रेंज की है? 10⁻10 से लेके 10⁻12। दैट इज, ये इतने ज्यादा रेजिस्टिविटी है इनकी कि ये करंट को अपने थ्रू फ्लो ही नहीं होने देते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई अच्छी तरह से? तो एक बार मैं ना कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स का बिहेवियर देखता हूं कि वो कैसा होता है जब आप किसी सर्किट में इसको लगाते हो। इस इंटरेक्टिव सिनेरियो में आप देखोगे कि इंसुलेटर जो है, तो उसके अंदर जो न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन्स उसके साथ बाउंडेड है सारे के सारे, मत दैट इज इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं। इसके अंदर देखोगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर रहे हैं। तो आप क्या करोगे, अगर मान लो ये एक बैटरी लगा रखी है, ये बल्ब है, ये तो एक कंडक्टर, ये तो फ्री है, अगर मैं यहाँ पे इसको इंसुलेटर लगाता हूं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन यहां से फ्लो हो ही नहीं सकते इधर से, क्योंकि यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं जो एनर्जी लेकर जा सकते हैं। यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं, आप देखो, ठीक है। लेकिन इसी की जगह मैं क्या लेकर आ जाऊं? एक कंडक्टर लेकर आ जाऊं, तो अब देखो इसमें तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, और तो बल्ब ग्लो करने लग गया। तो मैं और ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस लगाऊंगा तो देखो और ज्यादा करंट फ्लो करने लगेगा, और ज्यादा लगाऊंगा तो और ज्यादा करंट फ्लो करने लगेगा। तो आप देख रहे हो कि इस केस में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, तो कंडक्टर्स के अंदर कौन मूव करते हैं? इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं हमेशा, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर फ्रीली जो मूव कर सकते हैं वो इलेक्ट्रॉन ही मूव कर सकते हैं। आपके पास जो पॉजिटिव चार्ज है वो कभी भी मूव नहीं करते। तो इस केस में इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, लेकिन करंट किधर जा रहा होगा? तो बेटा करंट की जो डायरेक्शन है ना, वो हमेशा किधर होती है? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है, और ये करंट की डायरेक्शन है इसके अंदर। तो इसको हम बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। क्या बोलते हैं इसको? कन्वेंशनल करंट। और जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जाते हैं इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। जो जिस डायरेक्शन में करंट इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स is known as इलेक्ट्रॉनिक करंट। क्या बात समझ में आ गई? तो कन्वेंशनल करंट को ही हम आई बोलते हैं, दैट इज ये नेगेटिव चार्ज इधर जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में करंट इससे अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो करंट की डायरेक्शन वो डायरेक्शन होती है जिसमें पॉजिटिव चार्ज मूव करते हैं, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आएगी अच्छे से। और एक चीज और देख लो, अगर मैं अभी भी क्या लगाता हूँ, इंसुलेटर लगाता हूँ, तो अभी भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा, हाँ या ना? तो देखने में ये सर्किट तो क्या लग रहा है कि कंप्लीट हो गया, लेकिन यहाँ पे फ्री चार्जेस है ही नहीं। इस कारण क्या है, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। क्या ये लॉजिक समझ में आ गया अच्छी तरह से?
तो जो इंसुलेटर है वो क्या कर रहा है, इतने मोशन को ऑब्स्ट्रैक्ट कर दिया कि इलेक्ट्रॉन्स को जाने ही नहीं दे रहा है इसके थ्रू। आगे बात समझ में। और कंडक्टर्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को अपने थ्रू जाने देते हैं, जिसके कारण बल्ब जल जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? अब नेक्स्ट देखो, कुछ लोग मेरे से ये पूछते हैं कई बार कि सर क्या हमेशा इलेक्ट्रॉन ही मूव करते हैं, दैट इज क्या चार्ज कैरियर सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही है, क्या पॉजिटिव चार्ज कैरियर नहीं हो सकते? तो आप क्लियरली यहां पे ऑब्जर्व करो कि जहां पे वायर है ना उसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, लेकिन नीचे जो सॉल्यूशन है उसमें देखो जिंक प्लस आयंस भी मूव कर रहे हैं। तो इधर आपके पास देखो जिंक प्लस आयन भी मूव कर रहा है, पोटेशियम आयन भी मूव कर रहा है। तो लिक्विड्स के अंदर आपके पास क्या होते हैं, पॉजिटिव आयंस भी मूव करते हैं और नेगेटिव चार्जेस भी चार्ज कैरियर्स होते हैं, दैट इज नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं। लेकिन मेटल के अंदर हमेशा आपको कैसे चार्ज कैरियर्स मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव, दैट इज इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। ठीक है, आगे देखो, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और आप बताओ कि इसका आंसर क्या आया होगा। और मेरे को ऐसा लगता है कि आपका आंसर इसका सही आना बहुत ही मुश्किल था, ठीक है, प्रोबेबली गलत ही आया होगा। तो अब मैं जब इसको सॉल्व करूंगा तो आप साथ साथ में देखना कि आपने कहां पे गलती की है। तो जब भी क्वेश्चन दिया हुआ हो हमेशा जो डेटा है ना उसको एकदम ध्यान से लिखना आपको। तो अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 5 मीटर, तो लेंथ कितनी आ गई बेटा, 5 मीटर आ गई। एज ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ साइड 2 mm, कुछ बच्चों ने यही गलती कर दी होगी कि यहाँ पे है ना 2 mm लिख दिया, ठीक है, एरिया, जो कि एकदम गलत है। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है, क्या है ये, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये वाला एरिया है जिसकी लेंथ कितनी है 2 × 10⁻³ मीटर और हाइट भी क्या है 2 × 10⁻³ तो जो इसका एरिया आएगा वो आएगा 2 × 10⁻³ इंटू 2 × 10⁻³ दिस इज मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो एरिया आपके पास आ गया 4 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। यहाँ पे काफ़ी लोग गलती करेंगे, ठीक है, मतलब ये यहाँ पे कर देंगे 4 मीटर स्क्वायर कर देंगे, मैं आपको बताता हूँ। फिर आपको क्या दिया है, और रेजिस्टेंस दे रखा आपको 20 ओम। अब देखो यहाँ पे भी गलती कर दोगे, 20 डिग्री टेम्परेचर पे 15 ओम है रेजिस्टेंस, तो इसको ध्यान से लिखना है 15 ओम। अब ये जब सारी चीज आ गई, बस अब एकदम सिंपल है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L बाई ए, बस ये वाला फॉर्मूला लगाओ और आंसर पाओ। रेजिस्टेंस कितना लगाना आपने यहाँ पे 15 ओम, रेजिस्टिविटी पता नहीं, लेंथ कितना है 5 मीटर और एरिया कितना है 4 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। यहाँ से 1 मीटर से 1 मीटर गायब हो जाएगा, तो रो कितना आ जाएगा 15 × 4 डिवाइड बाई 5 × 10⁻⁶ ओम मीटर, ये इसकी यूनिट होगी। तो 5 3 जा 15, 4 3 जा 12, तो रो किसके बराबर आ जाएगा 12 × 10⁻⁻6 ओम मीटर। आपको किस फॉर्मेट में दिया है 10⁻⁻5, तो 10⁻⁻5 में लिखना, आपको लिखना पड़ेगा 1.2 × 10⁻⁻5 ओम इंटू मीटर। तो आपका जो आंसर आएगा यहाँ पे ये आएगा 1.2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और बताओ इसका आंसर क्या आएगा। तो अब इसके अंदर क्या क्या गिवन है, आपको दे रखा है रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L बाई ए होता ही है। तो रेजिस्टेंस आपको दे रखा है बेटा 4 ओम, ठीक है, रेजिस्टिविटी आपकी चेंज हुई नहीं है और लेंथ है इसकी कितनी L और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A। तो ये तो मेरे को पता चल गया रो L बाई ए किसके बराबर है 4 के बराबर है। अब इसने पूछा है कि आप मेरे को बताओ अगर मैं क्या कर दूं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 टाइम्स कर दूं और लेंथ L बाई 2 कर दूं तो जो नया रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा। तो मैंने वही किया, रो किया और लेंथ कितनी कर दी इसकी L बाई 2 कर दी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या कर दिया 2a कर दिया। तो ये आपके पास जो R डैश आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा रो L बाई 4a हो जाएगा। और ये वैल्यू किसके बराबर है अभी आपने देख ही ली, ये 4 ओम के बराबर है। तो 4 डिवाइडेड बाई 4 दैट विल बी इक्वल टू 1 ओम। तो यहां पे आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ठीक है, इसका आंसर तो बताना है लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। जैसे पिछले क्वेश्चन के अंदर लेंथ क्या करती थी, मान लो मैंने छोटी कर दी थी या डबल कर दूं, तो ये दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन तो होता है जिसके अंदर जो लेंथ है उसकी मैंने डबल लेंथ का दूसरा कंडक्टर ले लिया, मटेरियल सेम था, तो फिर उसका रेजिस्टेंस पूछेगा। एक में क्या होता है कि आप वायर को पकड़ के स्ट्रेच कर देते हो,
तो जब वायर को पकड़ के स्ट्रेच कर देते हो तो पक्की बात उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हो जाता होगा। तो ये वही क्वेश्चन है। तो द वायर ऑफ ए रेजिस्टेंस आर सर्कुलर क्रॉस इज स्ट्रेच यूनिफॉर्मली टू ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ विदाउट एनी लॉस ऑफ मटेरियल। द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल डज नॉट चेंज। द न्यू रेजिस्टेंस इज, तो जो नया रेजिस्टेंस है वो कितना बन जाएगा? तो आपको पता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है बेटा? रो एल बाई ए। अब है ना, कई लोग इसको ऐसे सॉल्व करते हैं कि आपको पता वॉल्यूम तो चेंज हुआ नहीं है, तो अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया है, लेंथ एल है, तो आपके पास जो एरिया इंटू लेंथ करोगे आप तो वॉल्यूम आ जाएगा। तो वॉल्यूम किसके बराबर आ जाएगा? ए इंटू लेंथ के बराबर आ जाएगा। तो अब एक बार बताओ, अगर वॉल्यूम सेम रहना चाहिए तो अगर आपकी लेंथ ट्वाइस होगी तो एरिया क्या हो गया होगा? हाफ हो गया होगा। ठीक है, ऑब्वियस ही बात है। अगर ये चीज आपकी ट्वाइस हो रही है, इंक्रीज कर रही है, तो ये चीज डिक्रीज करनी होनी चाहिए, तभी तो आपका वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो लेंथ ट्वाइस तो एरिया हाफ। तो रेजिस्टेंस किसके बराबर आ जाएगा? रो। लेंथ आपने नहीं कर दी 2L और एरिया क्या कर दिया? A/2। यही क्या होगा? इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ये नया रेजिस्टेंस आ जाएगा जो किसके बराबर आ जाएगा? 4 रो L बाई ए। और रो L बाई ए किसके बराबर है? R के बराबर है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 4R आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आएगा 4। इसको थोड़ा सा जल्दी भी सॉल्व कर सकते हैं, जरूरी नहीं है ऐसा करें ही करे। वो कैसे? रेजिस्टेंस किसके बराबर है बेटा? रो L बाई ए। अगर मैं इसको सेम ही चीज से मल्टीप्लाई और सेम ही चीज से डिवाइड करूं, कोई फर्क पड़ता है? कभी नहीं पड़ता। तो मैं इसको लेंथ से मल्टीप्लाई लेंथ से डिवाइड कर दूं तो ये नीचे क्या चीज बन गई? वॉल्यूम। तो रेजिस्टेंस क्या हो गया? रो L स्क्वायर बाय वॉल्यूम। अब आपको पता है लेंथ इंक्रीज स्ट्रेच करने से आपका वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, रो भी कांस्टेंट है। तो आर सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड कर गया? एल स्क्वायर के ऊपर डिपेंड कर गया। तो अगर लेंथ ट्वाइस कर दी तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स हो जाएगा। अब ऐसे ही सोच के देखो, लेंथ अगर थ्राइस कर दी तो फिर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? 9 टाइम्स। 4 टाइम्स कर दी तो 16 टाइम्स। तो मेरे को लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखो। Why are coils of electric toasters and electric irons are made of an alloy rather than a pure metal? ये 4 ऑप्शन है, आप बताओ इनमें से कौन सा सही आंसर है? Because alloy have lower resistance so more current flow। ठीक है, ये तो गलत है। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि alloy का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है एज कंपेयर टू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स। Because alloy है higher resistivity, high melting point and do not ऑक्सीडाइज इजीली एट हाई टेम्परेचर। ये सही लग रहा है मेरे को। बिकॉज एलॉय आर सुपर कंडक्टर्स एट रूम टेम्परेचर, पता ही नहीं है क्या चीज होती है। ये तो गलत है, ये भी गलत है। बिकॉज एलॉय चेंज कलर ऑन हीटिंग मेकिंग इंस्पेक्शन इजियर। कौन सी दुनिया की बात है ये? तो ये भी गलत है। तो इसका आंसर पता चल गया अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम डिस्कशन करते हैं सेल और बैटरी के बारे में। तो हमने पहले भी देख चुके हैं, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर या एक कंडक्टर के अक्रॉस जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी उसके थ्रू करंट जाएगा। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कौन करता है? वो सेल या बैटरी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा भी और कई तरीकों से हो सकता है, लेकिन अब आप एक चीज को समझो कि अगर मान लो आपके पास जो बैटरी है वो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रही है, तो इसको तो हम बोलेंगे सेल। तो सेल जो होता है ना, वो जनरली पोटेंशियल डिफरेंस देता है 1.5 वोल्ट का। कितने का? 1.5 वोल्ट का। इसको हम बोलते हैं ईएमएफ ऑफ द बैटरी। ईएमएफ ऑफ द बैटरी। जो बड़ी लाइन है वो वाला टर्मिनल बिहेव करता है किसकी तरह? हायर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल। और जिसके साथ छोटी लाइन है वो टर्मिनल कौन सा है? लोअर पोटेंशियल। इट मींस छोटी लाइन का मतलब लोअर पोटेंशियल, बड़ी लाइन का मतलब हायर पोटेंशियल। इसी को जस्ट अगर मैं ऐसे बना दूं कि इस वाली लाइन को बड़ा कर दूं और इसको छोटा कर दूं, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला टर्मिनल कैसा बन जाएगा? हायर पोटेंशियल वाला। और ये वाला कैसा बन जाएगा? लोअर पोटेंशियल वाला। तो मेरे को लगता है ये बात तो आपको समझ में आई गई होगी। तो इस केस में हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल आ गया। अगर मान लो लोअर पोटेंशियल है 0 वोल्ट, तो ये कितना आएगा? 1.5। तो ईएमएफ क्या है? ये अपने दोनों टर्मिनल के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस देगा। ठीक है, अगर यहां पे आपका पोटेंशियल आ जाए मान लो 3 वोल्ट, तो ये हायर पोटेंशियल होना चाहिए, तो ये कितना आ जाएगा? 4.5 वोल्ट आ जाएगा। ऐसे ही अगर ये वाला पोटेंशियल आ जाए आपके पास -1.5 वोल्ट, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या आ जाएगा? 0 वोल्ट।
क्योंकि डिफरेंस तो 1.5 ही होना चाहिए, और जो बड़ी लाइन ड्रॉ की है वो क्या होगा, हायर पोटेंशियल पे, छोटी लाइन ड्रॉ की है वो क्या होगा, लोअर पोटेंशियल पे। तो जो आपके पास सेल होता है, ठीक है, अगर आपने ऐसे 2-3 सेल एक साथ ज्वाइन कर दिए, दैट इज एक सेल ये बनाया, दूसरा सेल ये बनाया, तीसरा सेल ये बनाया, तो इसको हम जनरली क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं। ठीक है, फिर से ये क्या बन जाएगा, हायर पोटेंशियल, और ये क्या बन जाएगा, लोअर पोटेंशियल। लेकिन कई जगह तो पता है लोग क्या गड़बड़ कर देते हैं, वो एक ही बनाते हैं और इसी को बैटरी बोल देंगे। तो ठीक है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ही तो है। ठीक है, साथ में आपको ईएमएफ देंगे कि कितने वोल्ट की बैटरी है। तो मेरे को लगता है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो सेल का क्या काम है, सेल क्या करता है, जैसे मैंने देखा था हैंडपंप चलाया था, हैंडपंप चला के मैंने पानी को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे लेकर गया था, तो ऐसे ही आपके पास सेल भी क्या करता है, जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, उसको, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पर लेके जाता है पॉजिटिव चार्ज को, दैट इज इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। और जो डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज की होती है वही आपके पास करंट की डायरेक्शन होती है, तो इसमें आपकी करंट की डायरेक्शन यही वाली आएगी। तो बैटरी के अंदर जब चार्ज किधर से जाए, पॉजिटिव टर्मिनल से, सॉरी नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाता है थ्रू द बैटरी, तो इसने क्या किया, अपनी एनर्जी किसको ट्रांसफर कर दी, यहाँ पे इन चार्जेस को ट्रांसफर कर दी। तो Q इंटू यहाँ का पोटेंशियल यहाँ की एनर्जी आ जाएगी, Q इंटू यहाँ का पोटेंशियल यहाँ की एनर्जी, तो चार्ज की एनर्जी बड़ी होगी, तो कहीं ना कहीं से तो एनर्जी आई होगी। ठीक है, यू कैन नॉट गेट समथिंग आउट ऑफ नथिंग, हाँ या ना। तो यहाँ पे जो इसके पास एनर्जी आई है चार्ज के पास, वो कहाँ से आई है, इसकी केमिकल एनर्जी से आई है। अ सेल इज ए डिवाइस दैट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो इसने केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट की, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, प्रोवाइडिंग ए फिक्स्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स टू टर्मिनल्स। क्या ये बात समझ में आ गई अच्छी तरह से। आगे देखते हैं एनर्जी का पर्सपेक्टिव से। अब इसके अंदर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये दो टर्मिनल्स हैं इस सेल के, ठीक है, यहां से आपके पास जो चार्ज जा रहा है वो नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, क्योंकि कंडक्टर में तो नेगेटिव चार्ज ही फ्लो करता है, लेकिन सेल के अंदर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो वो यहां से जो एनर्जी मिल रही है वो आपको यहाँ पे कन्वर्ट होते हुए दिखाई दे रही है, और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। वैसे ये रहा एक और सेल, ये वोल्टिक सेल है, और ये आपके पास डैनियल सेल है। तो अभी हमने डिस्कस किया कि बैटरी का क्या काम है, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करना, किसके अक्रॉस, किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस या रेजिस्टर के अक्रॉस। तो यहाँ पे अगर मैं मान लूँ ये बैटरी है और इसका ईएमएफ है मान लो 10 वोल्ट, ठीक है, 10 वोल्ट आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस जगह का पोटेंशियल अगर मैं 0 मान लेता हूँ, 0 वोल्ट, तो इस जगह का पोटेंशियल क्या आ जाएगा आपके पास, 10 वोल्ट आ जाएगा। तो ऐसे ये 0 वोल्ट है तो यहाँ पे भी 0 वोल्ट आ गया, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 वोल्ट। तो अगर ये आ गया तो इट मींस इस रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, और रेजिस्टर के अंदर करंट किधर से किधर फ्लो करता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है करंट। तो करंट तो ऐसे लूप में फ्लो करेगा ना, तो यहाँ पे जो करंट जा रहा होगा बैटरी के थ्रू वो किधर जा रहा होगा, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहा होगा। तो अगर मैं मान लो यहाँ से इधर जो चार्ज गया है, क्यू चार्ज गया, मान लो 2 कूलम चार्ज गया, 2 कूलम इधर से इधर, तो यहां पे जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी, 0 जूल, और यहां पे एनर्जी कितनी हो जाएगी, 20 जूल। तो ये जो चार्ज यहां पे इसकी 0 जूल एनर्जी थी, यहां इसकी एनर्जी बढ़ गई, तो इट मींस बैटरी ने क्या किया, ये एनर्जी बढ़ाई है इस चार्ज की, और कब, जब ये चार्ज इसके थ्रू गया है तो इसने एनर्जी बढ़ा दी, तो इसकी एनर्जी जो बढ़ी है, अब यहाँ पे ये चार्ज किधर जा रहा है, हायर से लोअर, तो यहां से 2 कूलम चार्ज गया, तो यहां से भी मान लो 2 कूलम चार्ज ही गया, तो यहां एनर्जी कितनी थी, यहाँ पे थी आपके पास 20 जूल, और यहाँ पे एनर्जी कितनी होगी इस चार्ज की, यहाँ पे आ गई 0 जूल। तो यहाँ पे देख के पता चल रहा है कि चार्ज ने अपनी एनर्जी लूज कर दी है, तो ये एनर्जी कहाँ चली गई है, इस रेजिस्टेंस के अंदर कंज्यूम हो गई है या फिर डिसिपेट हो गई है। तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। अब आपको पता है अगर मान लो ये चार्ज इधर से इधर 1 सेकंड के अंदर ट्रांसफर हुआ है, कितनी देर में, 1 सेकंड के अंदर, तो जितना चार्ज पर सेकंड ट्रांसफर हो रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। तो एक चीज और समझो, एनर्जी किसके बराबर है, आपके पास एनर्जी है चार्ज, ठीक है, जो भी फ्लो किया इस बैटरी के थ्रू, इनटू पोटेंशियल डिफरेंस इस बैटरी के अक्रॉस, तो डेल्टा क्यू इंटू डेल्टा वी, तो ये आपके पास एनर्जी आ जाएगी, ठीक है, जो किसने दी है, बैटरी ने दी है,
किसकी एनर्जी बढ़ाई, चार्ज की एनर्जी बढ़ाई, और ये एनर्जी कहां से आई, केमिकल एनर्जी से। अगर मैं दोनों साइड को टाइम से डिवाइड कर दूं तो एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या हो जाता है, पावर। तो पावर किसके बराबर आ गया बेटा, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी को हम क्या बोल सकते हैं, करंट, और ये क्या आ गया, डेल्टा वी। तो पावर का क्या फॉर्मूला हो गया, आई इंटू डेल्टा वी। तो ये पावर का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, इसको हम फिर से करेंगे अगली क्लास में, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इसको। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बस एक बार समझाने के लिए बताया आपको। आप ये देखो, आपने इस पर्सपेक्टिव से तो देख ही लिया, पर अब आपको इस पर्सपेक्टिव से फील आएगा। इस पर्सपेक्टिव में अगर आप देखोगे तो देखो, यहां पे पास आपके पास करंट है, मान लो 2 एम्पियर, ऐसे मान लो कितना है, 2 एम्पियर, और इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 10 वोल्ट बैटरी का। तो यहां से 1 सेकंड में यहां से यहां कितना चार्ज ट्रांसफर होगा, 2 कूलम। तो यहां पे अगर मैं पोटेंशियल मान लेता हूं 0 वोल्ट, तो यहां पे कितना पोटेंशियल आ गया, 10 वोल्ट। तो अब बताओ 1 सेकंड के अंदर बैटरी ने कितनी एनर्जी दी होगी इस चार्ज को। तो यहां से 2 कूलम चार्ज इधर से इधर गया, तो यहां पे तो एनर्जी थी कितनी, 2 कूलम इंटू 0 वोल्ट, तो आपके पास कितनी आ गई, 0 जूल आ गई। और यहां पे क्या आ जाएगी, 2 कूलम इंटू 10 दैट इज 20 जूल। तो बैटरी ने ये वर्क कर दिया कितनी देर में, 1 सेकंड में। अगले सेकंड में और कर देगी, उससे अगले सेकंड में और कर देगी। तो ये अपनी केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट कर रही है, इस चार्ज की एनर्जी बढ़ा रही है इसने। तो यहां पे जो एनर्जी बढ़ी है, ये चार्ज घूमने के बाद में जब यहां पे होगा तो इसकी एनर्जी होगी 20 जूल, और जब ये 2 कूलम चार्ज यहां पहुंच जाएगा, इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 जूल। तो जैसे ही 0 जूल होगी इसकी एनर्जी, तो इसकी एनर्जी कम होगी चार्ज की। तो एनर्जी कहां गई है, वो इस रेजिस्टेंस के अंदर डिसिपेट हो गई या फिर कंज्यूम हो गई है। क्या ये बात समझ में आ गई। तो देख के साफ पता चल रहा है चार्ज ये, तो देख के साफ पता चल रहा है कि है ना, तो देख के साफ पता चल रहा है बैटरी क्या करती है, इसकी एनर्जी बढ़ा देती है चार्ज की, और रेजिस्टर के अक्रॉस क्या होती है, वो एनर्जी डिसिपेट हो जाती है। तो इसने पोटेंशियल बढ़ाने का काम किया है, और रेजिस्टेंस के अक्रॉस वही पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, और ये वापस घूम के आएगा, और ये सर्किट के अंदर ऐसे चार्ज मूव करता रहेगा। पर सेकंड जितना चार्ज मूव कर रहा होगा, बैटरी उतना ही ज्यादा वर्क कर रही होगी। आई होप ये बात समझ में आ गई अच्छी तरह से। बैटरी समझ में आ गई, बैटरी क्या करती है, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करती है, किसके अक्रॉस, रेजिस्टर के अक्रॉस, या फिर कोई भी अप्लायंस है जिसको हमने ऑपरेट करना है। आगे देखो, तो अब है ना, हमने ये तो समझ ही लिया है कि जो सेल या बैटरी है वो इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते हैं। और अगर दूसरे पर्सपेक्टिव से सोचा जाए तो वो क्या करते हैं, जो भी चार्ज उनके थ्रू जा रहा है उनको री एनर्जाइज कर देते हैं, दैट इज उनकी एनर्जी बढ़ा देते हैं सर्किट के अंदर। तो मैं एक सिंपल चीज पूछता हूं आपसे, यहां पे एक हायर पोटेंशियल का पॉइंट है, हायर पोटेंशियल, ऐसे ही यहां पे दूसरा पॉइंट है, इसका पोटेंशियल क्या है, कम है, लोअर पोटेंशियल पे है ये वाला पॉइंट। तो यहां से अगर मैं एक प्लस क्यू चार्ज लेकर आता हूं और उसको यहां से यहां ट्रांसफर करता हूं इस प्लस क्यू चार्ज को, तो मेरे को देख के बताओ कि इस चार्ज की एनर्जी बढ़ी है या घटी है। तो ऑब्वियस सी बात है, देख के पता चल रहा है कि यहां पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा थी, और यहां पे आने के बाद में इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। तो जब इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई है, तो कहीं ना कहीं ये एनर्जी गई होगी। तो ये एनर्जी या तो रेजिस्टेंस के अंदर इन द फॉर्म ऑफ हीट निकल गई होगी, या बल्ब के अंदर इन द फॉर्म ऑफ लाइट निकल गई होगी, या फिर आपके पास जो गीजर है उसके अंदर पानी गर्म हो गया होगा। ऐसे ही अगर मैं एक चीज और पूछूं आपसे कि यहां पे आपके पास प्लस क्यू चार्ज था, और इस प्लस क्यू चार्ज को आपने इधर ट्रांसफर किया, तो अब बताओ यहां पे इसकी एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी इस येलो वाले चार्ज की। तो ऑब्वियस ही बात है, देख के फिर से पता चल रहा है, इस केस में आपके पास जो एनर्जी है वो क्या होने वाली है, इंक्रीज होने वाली है। एनर्जी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई। तो इस चार्ज की जो एनर्जी इंक्रीज हुई है, वो एनर्जी आई कहां से, वो एनर्जी हो सकता है कि केमिकल रिएक्शन चल रही हो सेल के अंदर, वहां से आई हो, या फिर और कोई भी सोर्स होगा। दैट इज यहाँ पे कोई ना कोई सोर्स ऑफ एनर्जी होना चाहिए जिसने इस चार्ज की एनर्जी बढ़ाई है। तो जनरली अभी तक जो हमारी लिमिटेड इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, उसके बेसिस से तो देख के मेरे को लगता है कि यहाँ पे जो एनर्जी बढ़ी है वो सेल के कारण या बैटरी के कारण बढ़ी है। तो एक बार बताओ, आपके पास यहाँ पे एक सेल है और इसके अंदर करंट की डायरेक्शन ये है, तो जो करंट की डायरेक्शन है वो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन है। तो इस केस में अगर मैं मानूं तो करंट की डायरेक्शन यही होगी, इसमें करंट की डायरेक्शन ये होगी। तो अगर मैं यहां पे ऑब्जर्व करूं तो आपको ये बताना कि ये जो बैटरी है इट इज बिहेविंग एज ए लोड या फिर सोर्स। तो देख के साफ पता चलेगा आपको
यहाँ पे अगर मान लो प्लस क्यू चार्ज है तो ये लोअर पोटेंशियल और ये क्या है, हायर पोटेंशियल है। तो इस केस में एनर्जी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। तो इस सेल ने क्या किया होगा, अपनी केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया है, इस चार्ज की एनर्जी के अंदर कन्वर्ट किया है। तो दिस टाइम इट इज बिहेविंग एज ए सोर्स। और एक एग्जांपल और देख लो, इसके अंदर क्या है, आपके पास करंट इस डायरेक्शन के अंदर है। अब बताओ ये बैटरी है, इट इज बिहेविंग एज ए लोड या फिर सोर्स। तो ऑब्वियस ही बात है, यहां पे आपके पास जो एनर्जी है वो क्या है, ज्यादा है, और यहां पे एनर्जी क्या हो गई है, कम हो गई है। तो यहां पे तो चार्ज की एनर्जी कम हुई है, तो वो कहीं ना कहीं गई होगी। तो हो सकता है इस सेल ने वो एनर्जी यूज करके अपने आप को री एनर्जाइज कर लिया हो। दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। बिल्कुल ऐसा ही आप करते हो जब आपका फोन डिस्चार्ज होता है, आप चार्ज करते हो, तो उस केस में जो करंट होता है ना, वो आपके सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ चलता है। और जब आप फोन को बाहर निकालो और आप यूज कर रहे हो, तो उस टाइम पे आपके फोन की बैटरी के अंदर जो करंट है वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाता है। तो यहां से एक स्टेटमेंट याद रखना, मैं एक चीज बोलता हूं, करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? ये फॉल्स है, क्योंकि आपने बताया ही नहीं कि कैसे एलिमेंट के थ्रू है। भाई बैटरी एज ए सोर्स बिहेव कर रही है तो अलग बात है। रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के अंदर हमेशा हायर से लोअर की तरफ ही जाएगा, क्योंकि उस केस में एनर्जी डिसिपेट ही होनी है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो मेरे को लगता है जो मैंने अभी तक बताया वो आपको सारा का सारा समझ में आ गया होगा।